हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हैं, एकदम तगड़े हैं, जबरदस्त। वो बच्चे जिनको नहीं पता था आज क्लास है, मे भी शायद उन्होंने कल की क्लास नहीं ली होगी, तो प्लीज उनको बता दीजिएगा कि आज क्लास 12 बजे थी। बढ़िया, एकदम तगड़े। चल, सो बेटा हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे विकास, और इस विकास चैप्टर थोड़ा सा बोरिंग चैप्टर है। इस चैप्टर में हम लोग टॉपिक जो पढ़ रहे थे कल तक, वो पढ़ रहे थे जैव विकास। इस जैव विकास में हम लोगों ने कहां तक पढ़ लिया था? जैव विकास में हम लोगों ने ये वाला पहला बिंदु पढ़ लिया था कि प्राकृतिक वर्ण जो होता है वो कब शुरू होता है, ये हम लोगों ने बात करी थी। फिर उसके बाद हम लोगों ने आगे की बातें करी थी इस जैव विकास के अंतर्गत कि हाँ जी, फिर उसके बाद हम लोगों ने बात करी थी कि डार्विन का जो सिद्धांत जो था उसमें प्राकृतिक चुनाव एक मुख्य बिंदु था, है ना। और जो नए स्वरूप की जो प्रकट होने की जो दर जो होती है वो किस पर डिपेंड करती है? उसकी जीवन अवधि पर डिपेंड करती है। ये हमने एक एग्जांपल लिया था सूक्ष्म जीव ए सूक्ष्म जीव बी का, ये हम लोगों ने बात करी थी। यहां तक हम लोग पढ़ चुके थे, यहां तक हम लोगों ने कल तक पढ़ लिया था। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी? जैव विकास हेडिंग के अंतर्गत हम लोगों ने यहां तक की बातें कर ली थी। अब इसके आगे हमें पढ़ना है। शुरुआत करें, चलें आगे, चल आगे बढ़ते हैं। तो जैव विकास, वापस से हेडिंग डाल रहा हूं ताकि याद रहे। ये टॉपिक हमारा क्या चल रहा है? जैव विकास चल रहा है। अब इस जैव विकास टॉपिक के अंतर्गत आगे की बातें जो हैं उनको बिंदु दर बिंदु लिखेंगे और चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। पॉइंट टू पॉइंट चीजें लिखेंगे और चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। और मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं, अगर आप में से कोई भी इस चैप्टर के इस टॉपिक को अगर पढ़कर आया है, यानी इसके आगे वाला जो टॉपिक अगर कोई पढ़कर आया है, आगे मीन्स इसके आगे जो चीजें आ रही हैं, तो कतई समझ में नहीं आती हैं। लिटरली बता रहा हूं, सच ही कह रहा हूं। बहुत ही अजीब सी लैंग्वेज है, बहुत ही दिमाग चाहिए उस चीजों को समझने के लिए। लेकिन हम उस चीज की आज डिकोडिंग करेंगे, यानी सिंपल तरीके से चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बेटा यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया था कल। अब इसके आगे यहां से टॉपिक शुरुआत हो रही है, यहां से। ठीक है, क्या लिखा हुआ है देखिएगा, क्या लिखा हुआ है। यहां पर लिखा हुआ है कि शार्बनी अवरोहण और प्राकृतिक चुनाव या प्राकृतिक चयन डार्विन के या डार्विनवाद के मुख्य बिंदु थे। मुख्य संकल्पनाएं थी, मुख्य बिंदु थे। संकल्पना, मुख्य बिंदु, एक ही बात है। यहां से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, यहां से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, यहां से। ठीक है, यहां से। प्राची तिवारी, जो चीज मैं पढ़ा रहा हूं उस पर फोकस करना बेटा। बहुत एक्सेस में चीजें हैं वहां पर, आप कवर नहीं कर पाओगे, इसलिए लिटरली कह रहा हूं कि जो यहां पर पढ़ा रहा हूं उस पर फोकस करना। ठीक है, आप इनके मॉड्यूल उनके मॉड्यूल पर जाओगे, बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हो जाओगे, चीजें समझ में नहीं आएगी, बैकलॉग होता जाएगा। इसलिए जो चीज करेक्ट है वो बता रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी है। हिंदी में भी आते हैं मॉड्यूल, इंग्लिश में भी आते हैं मॉड्यूल। ठीक है बेटा, चलिए अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो इस बिंदु में आप मुझे बताइए कौन सी चीज समझ में नहीं आई कि भैया डार्विन ने जो चीजें बताई थी, जो डार्विन ने चीजें बताई थी उसमें से मेन पॉइंट्स जो थे डार्विन के वो क्या थे? एक तो प्राकृतिक चुनाव था, ये तो चलो समझ में आता है सर, प्राकृतिक चुनाव ये तो मुख्य बिंदु था। डार्विन ने बताया था कि प्रकृति उनका चुनाव करेगी, जो क्या होंगे? उपयुक्त तो होंगे, जो फिट होंगे, प्रकृति उनका क्या करेगी? चुनाव करेगी। जो हमने एक एग्जांपल से भी देखा था, सूक्ष्म जीव ए और सूक्ष्म जीव बी का देखा था, है ना, ये हम लोगों ने बात करी थी। अब बात आ रही है सर ये शार्बनी अवरोहण क्या होता है? ये तो वर्ड कहीं डार्विन ने बताया नहीं, ये शार्बनी अवरोहण ये क्या होता है? शार्बनी अवरोहण, इस शार्बनी अवरोहण को इंग्लिश में बोला जाता है ब्रांचिंग ऑफ डिसेंट। इंग्लिश में बोला जाता है ब्रांचिंग ऑफ डिसेंट। अब ये क्या होता है? ब्रांचिंग ऑफ डिसेंट, शार्बनी अवरोहण, ये क्या बला है? ये क्या होता है? मुझे बस इतनी सी बात बताना। अगर आपको डार्विन फिंचेस याद आ रही हैं,
डार्विन फिंचेस अगर आपको याद आ रही हैं, गैलापेगोस द्वीप आपको याद आ रहा है, तो उस गैलापेगोस द्वीप से कुछ फिंचेस इधर गई, उधर गई, इधर गई, उधर गई, इधर गई। अब आप मुझे बताइएगा, दिमाग लगाइएगा, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए और सोचिए, क्या आपको ब्रांचिंग होती हुई दिखाई दे रही है एक कॉमन बिंदु से? एक पूर्वज से कई प्रकार की संततियां उत्पन्न होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो याद रखना, एक समान पूर्वज से कई प्रकार की संततियां उत्पन्न हो रही है, ये कई प्रकार के जीव नए स्वरूप उत्पन्न होते हैं। उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? शार्बनी अवरोहण बोलते हैं। तो शार्बनी अवरोहण क्या होता है, साइड में लिख लीजिएगा, क्योंकि इसका मीनिंग हमारी एनसीईआरटी में नहीं बताया गया। तो शार्बनी अवरोहण का मतलब क्या होता है? समान पूर्वज से अनेक प्रकार की जैविक किस्मों का उत्पन्न होना। अब आप मुझे बताइए, अब जरा सोचिए, क्या डार्विन के यही दो मेन संकल्पनाएं थी या नहीं थी? डार्विन ने मेन संकल्पना यही तो दी थी। डार्विन ने क्या बोला था कि जब उन्होंने डार्विन फिंचेस की बात करी तो उन्होंने क्या देखा कि भैया शार्बनी अवरोहण हो रहा है, यानी समान पूर्वज से अनेक प्रकार की क्या मिल रही हैं सर? अनेक प्रकार की उत्पन्न हो रही हैं, कई प्रकार की किस्में उत्पन्न हो रही हैं जो अपने आप को अनुकूलित कर रही हैं, और जिनका अनुकूलन हो रहा है, जो उपयुक्तता दर्शा रही हैं, जो फिटनेस दर्शा रही हैं, प्रकृति उनका चुनाव कर रही है। बताइए, क्या ये बिंदु अब क्लियर हो गया आपको? क्या ये बात आपको समझ में आ गई है? हमें एनसीईआरटी डिकोड करनी है, एनसीईआरटी की एक एक लाइन को समझना है। इस चैप्टर में एनसीईआरटी बहुत कठिन पड़ती है, इसीलिए एक एक लाइन को हमें समझना है। क्लियर है? यहां तक की बात समझ में आ गया? डंडन डंडन, चले आगे। ये था हमारा पहला बिंदु। इसको दूसरा बिंदु चाहे लिखो चाहे मत लिखो, ये पहला बिंदु था। जैव विकास में हम कहां तक पढ़ चुके थे? यहां तक पढ़ चुके थे। अब इसके आगे पढ़ रहे थे। इसके आगे जब हम पढ़ते हैं, यहां तक पढ़ चुके थे, इसके आगे जब हम पढ़ते हैं तो ये बिंदु आता है पहला जैविक विकास में, कि शार्बनी अवरोहण और प्राकृतिक चुनाव या प्राकृतिक चयन जो है वो डार्विनवाद की या डार्विनिज्म की मुख्य संकल्पना थी या मुख्य बिंदु थे। क्लियर? बहुत बढ़िया। चलिए दूसरे बिंदु की ओर बढ़ते हैं। अब बात आ रही है कि सर डार्विन से पहले भी कोई और वैज्ञानिक थे जिन्होंने विकास के प्रमाण को बताया था, क्या विकास के सिद्धांत को बताया था? तो यस, डार्विन से पहले एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक, फ्रांसीसी मीन्स फ्रांस के थे, जिनका नाम आपको याद रखना है लेमार्क। वैसे पूरा नाम है जीन बैप्टाइट लेमार्क। पूरा नाम आपने याद नहीं रखना, सिर्फ लेमार्क नाम याद रखना है। पूरा नाम है इनका जीन बैप्टाइट लेमार्क। ठीक है, तो इनको हम जेबी लेमार्क भी बोलते हैं, सिंपल लेमार्क याद रखना है। ठीक है, तो डार्विन से पहले एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक भी थे। क्वेश्चन कैसे बनेगा? लेमार्क कहां के थे, कैसे वैज्ञानिक थे? फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। तो लेमार्क ने क्या बताया था? लेमार्क ने, डार्विन से पहले एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक लेमार्क ने भी विकास की सिद्धांत को बताया था। विकास के सिद्धांत को बताया। अब उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने एक सिद्धांत दिया था और उनके सिद्धांत का नाम था उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत। उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत। यह सिद्धांत किसने दिया था?
सर लेमार्क ने दिया था, क्या नाम था? उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत। क्या सर ये हमारी एनसीईआरटी में है? हमारी एनसीईआरटी में डायरेक्टली ये वर्ड नहीं लिखा हुआ, इनडायरेक्टली लिखा हुआ है। कैसे लिखा हुआ है अभी बताऊंगा आपको। अभी पूरा फोकस यहां पर रखना, कमेंट पर फोकस नहीं, पूरा फोकस यहां पर रखना जो चीज समझा रहा हूं कि डार्विन से पहले एक और वैज्ञानिक, कौन? लेमार्क, उन्होंने भी विकास के सिद्धांत को बताया। जैसे डार्विन ने विकास के सिद्धांत को बताया, प्राकृतिक चयन का जो सिद्धांत जो था वो विकास के बारे में ही तो था, ऐसे लेमार्क ने भी विकास का एक सिद्धांत प्रस्तुत किया, नाम था उपार्जित लक्षणों की वंशागति। उन्होंने क्या बोला? इस सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने क्या चीज बताई? इस सिद्धांत के अंदर उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, या उन्होंने एक चीज बताई, क्या? कि नए जीव स्वरूप का निर्माण अंगों के उपयोग और अनुपयोग द्वारा निर्धारित होता है। वैसे तो इस उपार्जित लक्षणों की वंशागति के कई सारे बिंदु हैं, लेकिन हमारी एनसीईआरटी ने सिर्फ एक ही बिंदु बताया है। क्या? कि अगर एक नया स्वरूप, एक नए जीव का स्वरूप अगर तैयार करना है तो भैया क्या होएगा कि या तो अंगों का उपयोग किया जाएगा या अनुपयोग किया जाएगा। या तो अंग लगातार उपयोग किए जाएंगे तो नया जीव स्वरूप तैयार होगा, और अगर अनुपयोग किया जाएगा तो सीधी सी बात है वो अंग धीरे धीरे उस जीव के अंदर क्या होता जाएगा? खत्म हो जाएगा, तो एक नया स्वरूप तैयार होगा। समझिए कि एक ए जीव है, उसके अंदर दो अंग मिल रहे हैं, एक बी मिल रहा है और एक सी मिल रहा है। अगर बी का लगातार उपयोग किया जाएगा, लगातार उपयोग किया जाएगा, और इसका उपयोग नहीं किया जाएगा, इसका उपयोग नहीं होएगा, इसका उपयोग होएगा, तो सीधी सी बात है कि ये अंग ज्यादा विकसित हो जाएगा और ये अंग धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो ये जो ए जो है ये ए डैश बन जाएगा और बी जो है बी डैश बन जाएगा, यानी एक तरीके से एक नए प्रकार का अंग बनेगा। क्यों? क्योंकि लगातार उपयोग में आता जा रहा है। अब यही चीज उन्होंने एक एग्जाम्पल के साथ में बताई, और वो जो एग्जाम्पल जो था वो क्या था? जिराफ की गर्दन। किस एग्जाम्पल के साथ में बताई? जिराफ की गर्दन, जो हमने 10वीं कक्षा से पढ़ी है। जिराफ की गर्दन, कि जिराफ जो था वो किसको खाता था? सर वो उन ऊंचे पेड़ों की पत्तियों को खाता था। अब ऊंचे पेड़ों की पत्तियों को खाने के लिए कहीं ना कहीं परिवर्तन आए, और वो परिवर्तन जो थे वो गर्दन में आ रहे थे। धीरे 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 गर्दन बढ़ती जा रही थी, लंबाई बढ़ती जा रही थी, और ये विशिष्टता, ये विशेष लक्षण जो था ये वंशागति दिखा रहा था, जो अगली पीढ़ी में जा रहा था। तो उपार्जित का मतलब क्या होता है? जरा सोचिए। ये वर्ड पहले भी आया मानव स्वास्थ्य एवं रोग चैप्टर में, ये वर्ड पहले भी आया। एक होता है अर्जित और एक होता है उपार्जित। अर्जित का मतलब बनी बनाई, उपार्जित का मतलब बनाना। यानी वो जो जिराफ जो था वो अपने अंदर चेंज लेकर आ रहा था, वो जिराफ अपने अंदर चेंज लेकर आया, और जो वो चेंजेस जो थे वो अगली पीढ़ी में जा रहे थे, और वो अगली पीढ़ी में अगर जा रहे थे यानी उपार्जित लक्षणों की क्या हो रही थी जनाब? वंशागति हो रही थी। कि मान लो मैं जिराफ हूं और मेरी गर्दन छोटी है, मेरे अंदर क्या आई? विभिन्नताएं आई, मेरे अंदर विशेषताएं आई। धीरे धीरे मेरी गर्दन क्या होती जा रही थी? बड़ी होती जा रही थी। क्यों? क्योंकि मेरे को जो पत्तियां खानी थी वो ऊंचे पेड़ों पर लगी हुई थी। अब इस वजह से गर्दन क्या होती जा रही है? बड़ी होती जा रही है, बड़ी होती जा रही है, बड़ी हो जाती है, और ये लक्षण जो मैं पैदा कर रहा हूं ये लक्षण अगली पीढ़ी में जा रहा है, यानी लक्षणों की क्या हो रही है? सर वंशागति हो रही है। तो अब जरा कॉमन सेंस लगाइए, क्या इस एग्जाम्पल से ये वाला बिंदु समझाया जा सकता है कि एक नया जीव स्वरूप कब तैयार होगा? ये किस पर डिपेंड करेगा? अंगों के उपयोग और अनुपयोग जो है ये निर्धारित करेंगे कि नया जीव स्वरूप तैयार होगा कि नहीं होगा। लेकिन क्या ये 100% ट्रू है? नहीं भैया, ये 100% ट्रू नहीं है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। क्यों सर? आप मुझे बताइए, दिमाग लगाइए। अगर यही एग्जाम्पल हम अपने ऊपर अप्लाई करें, हम लगातार अपनी आंखों का उपयोग करते हैं। हाँ सर, अगर हम लगातार अपनी आंखों का उपयोग करते हैं तो हमारी आंखों की दृष्टि जो है वो बढ़ जानी चाहिए, है ना?
हमारी आंखों की दृष्टि क्या हो जानी चाहिए? बढ़ जानी चाहिए। लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं, चश्मे लग जाते हैं। आप में से कईयों को लगे हुए होंगे। तो हम तो लगातार अपने इस अंग का उपयोग कर रहे हैं, तो विकास करना चाहिए, आंखों की दृष्टि खत्म ही नहीं होनी चाहिए, है ना? लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आईसाइट वीक हो जाती है। तो क्या यह सिद्धांत का यह बिंदु बिल्कुल करेक्ट था? नहीं। तो इसीलिए कई सारे वैज्ञानिकों ने इस सिद्धांत को ठुकरा दिया था और इस वजह से एक नया सिद्धांत आया था जिसको हम लोग बोलते हैं नव लेमार्कवाद बोलते हैं, नियो लेमार्किज्म बोलते हैं, जो हमारे कोर्स में नहीं दे रखा है। हमारी एनसीईआरटी जितना कवर कर रही है उतना कवर करना, एक्स्ट्रा मत डालना। डालोगे तो जो एनसीईआरटी की चीज है वो भी भूल जाओगे। इसीलिए मैं प्रॉपरली आपको एनसीईआरटी बेस्ड चीज पढ़ा रहा हूं। जरा फोकस करना। क्या लिखा मैंने यहां पर? डार्विन से पहले एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है कौन? लेमार्क। फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। उन्होंने एक सिद्धांत दिया। ये आउट ऑफ एनसीईआरटी वर्ड है, लेकिन इसमें एक चीज है जो एनसीईआरटी से मिलती हुई है, अभी दिखाऊंगा आपको। उन्होंने जो सिद्धांत दिया उसका नाम था उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत। इसका मीनिंग क्या है कि अगर कोई जीव अपने अंदर लक्षण उत्पन्न करता है और वो लक्षण अगर विभिन्नताएं, वो विशेषताएं अगर उत्पन्न करता है, तो डेफिनेटली वो विशेषताएं अगली पीढ़ी में जाती हैं। ऐसा उन्होंने बताया। ठीक है। अब एक एग्जाम्पल के साथ बताया कि जैसे जैसे अगर नया स्वरूप तैयार करना है तो अंगों का उपयोग और अनुपयोग जो है वो तय करेंगे। जैसे जिराफ की गर्दन, जो ऊंचे पेड़ों की पत्तियों को खाता था, जिसकी वजह से गर्दन जो है वो लंबी होती गई। क्या ये चीज लिखूं? ऊंचे पेड़ों की पत्तियों को खाने के लिए गर्दन लंबी होती गई। सिंपल सी बात है, ऊंचे पेड़ों की पत्तियों को खाने के लिए गर्दन लंबी होती गई। ठीक है। ऊंचे पेड़ों की पत्तियों को खाने के लिए गर्दन कैसी होती गई? लंबी होती गई। यानी वो एक अंग का उपयोग करता जा रहा है, और अंग का उपयोग करता जा रहा है तो एक नया जीव स्वरूप तैयार हुआ जिसका नाम है जिराफ। जिराफ के जो पूर्वज जो थे वो इतनी लंबी गर्दन वाले नहीं थे, यानी जिराफ जो एक नया स्वरूप तैयार हो रहा है। क्यों? क्योंकि अंगों का लगातार उपयोग होता जा रहा था। कौन से? गर्दन का उपयोग होता जा रहा था, तो एक जिराफ नामक जीव उत्पन्न हुआ, एक नया जीव स्वरूप तैयार हुआ था। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई है? अब मैं आपको बता देता हूं, जो वर्ड आपको समझ में नहीं आएगा एनसीईआरटी में वो मैं आपको दिखा देता हूं। जरा यहां पर देखिएगा, और यहां पर आपको एक वर्ड दिखाई देगा, वो दिखाई देगा यहां पर फुनगियो। यहां पर एक वर्ड दिखाई देगा फुनगियो। इसी में जिराफ की गर्दन वाले एग्जाम्पल में एक वर्ड दिखाई देगा फुनगियो। सर ये फुनगियो क्या होता है? फुनगियो जो होता है उसको हम बोलते हैं फॉलेज, और फॉलेज का मतलब होता है चरगाही। चरगाही मीन्स जिसको चारे के रूप में खाया जाता है, अब आप मुझे बताइए, गाय, भैंस, बकरी ये क्या करती हैं? जुगाली करती हैं, खाने को बहुत देर तक जुगाली करती रहती है। ऐसे जिराफ भी खाने को जुगाली करता है, यानी कई देर तक चबाता रहता है। तो वो जो पत्तियां जो थी, जो ऊंचे पेड़ों पर लगी हुई थी, जिसको चारे के रूप में उसको खाना था, उसको खाने के लिए उसकी गर्दन जो है वो क्या होती गई थी? लंबी होती गई थी। डन? क्लियर है ये वाली बात? तो इस लाइन को जरा ध्यान से पढ़िएगा। उन्होंने जिराफ का उदाहरण दिया जिसमें ऊंचे पेड़ों के फुनगियों की पत्तियों को चरने के लिए अपनी गर्दन की लंबाई बढ़ाकर अनुकूलन दिखाया। प्लांट का टॉप मोस्ट पॉइंट नहीं भैया। हाँ जी, क्या होता है? आप चाहे चेकआउट कर लीजिएगा, जय की इंग्लिश का वर्ड डालीजिएगा फॉलेज और आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए यहां से लेकर यहां तक एक बार जरा जल्दी से पढ़िए। जो मैंने यहां से लेकर यहां तक आपको बिंदु बताए हैं, यहां पर ये जो पहला बिंदु मैंने बताया, शार्बनी अवरोहण प्राकृतिक चुनाव, ये बताया। शार्बनी अवरोहण क्या होता है ये बताया। फिर डार्विन से पहले लेमार्क ने क्या चीज बताई ये बताया। ये चीजें यहां से यहां तक लिखी हुई हैं। जरा एक बार जल्दी से मेरे सामने इतनी सी लाइनों को पढ़िए ताकि हम आगे बढ़ सके।
शार्बनी अवरोहण और प्राकृतिक वर्ण यानी प्राकृतिक चुनाव विकास के डार्विनवाद की दो मुख्य संकल्पनाएं थी। दो मेन संकल्पनाएं थी या दो मुख्य बिंदु थे डार्विनवाद के, एक शार्बनी अवरोहण और एक प्राकृतिक चुनाव। क्या यहां से प्रश्न बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। याद रखना, क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है। डार्विनवाद की, डार्विन की दो मुख्य संकल्पनाएं कौन सी थी? याद रखना, ब्रांचिंग डिसेंट यानी शार्बनी अवरोहण और प्राकृतिक वर्ण। ठीक है जी। नेक्स्ट, डार्विन से पहले एक फ्रांसीसी प्रकृति वैज्ञानिक नेचुरलिस्टिक साइंटिस्ट थे, प्रकृति वैज्ञानिक लेमार्क ने कहा था कि जीव रूपों का विकास, लेमार्क ने क्या बोला कि अगर कोई जीव रूपों का विकास करना है यानी नया जीव रूप तैयार करना है तो अंगों के उपयोग एवं अनुपयोग के कारण हुआ होगा। यानी एक नया जीव स्वरूप अगर तैयार करना है तो वो किस पर डिपेंड करेगा? अंगों के उपयोग या अनुपयोग पर डिपेंड करेगा। ठीक है जी। उन्होंने जिराफ का उदाहरण दिया। किसका उदाहरण दिया? जिराफ का। उन्होंने बोला जिसमें ऊंचे पेड़ों के फुनगियों की पत्तियों को, फुनगियों मीन्स ऊंचे पेड़ों के ऊपर चारे के रूप में जो पत्तियां उनको चरनी थी, किसको चरनी थी? जिराफ को। उसके लिए अपनी गर्दन की लंबाई बढ़ाकर अनुकूलन दिखाया। उनको खाने के लिए, चरने के लिए, चारे वाली जो पत्तियां जो थी उनको खाने के लिए उनकी गर्दन में क्या आ रहे थे? चेंजेस आ रहे थे। और ये चेंजेस उन्होंने दिखाए, ये अनुकूलन उन्होंने दिखाया और ये अनुकूलन अगली पीढ़ी में ट्रांसफर हुआ। इस लंबी गर्दन की प्राप्ति की विशिष्टता को उत्तरावर्ती संततियों को प्रदान किया गया। यानी ये जो लंबी गर्दन की ये जो विशेषता आई, ये उत्तरावर्ती मीन्स आगे आने वाली संततियों को प्रदान किया गया। यानी आगे जो संततियां आएंगी उनको यह विशेषता प्रदान की गई। किसके द्वारा? जिराफ के द्वारा, जो विकास कर रहे थे। और वर्षों वर्षों बाद जिराफ ने धीरे धीरे इतनी लंबी गर्दन को प्राप्त किया और कई वर्ष लग गए जिराफ का निर्माण करने में। आज इस अटकलबाजी पर कोई विश्वास नहीं करता। अब ऑब्वियस ही बात है, लेमार्क की इस बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रूली राइट। ये 100% राइट नहीं है लेमार्क ने जो ये बात कही थी। बताइए जनाब, क्या यहां से यहां तक की बात क्लियर? एक बार जरा कमेंट में मुझे बताइएगा, यहां से यहां तक की बात समझ में आ गई है? जो यहां से यहां तक की बात कही गई है, क्या ये क्लियर है? चलें आगे, बढ़े आगे, बिंदास चलिए सर आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड रुक जाइएगा। चलिए, तो यहां पर हम लोगों ने दो बिंदु यहां तक देख लिए। जैव विकास हम पढ़ रहे थे, कल तक जहां तक पढ़ा था उसके आगे से स्टार्ट कर रहे हैं। पहला बिंदु ये, दूसरा बिंदु ये, तीसरे बिंदु पर आते हैं। अब यहां से स्टार्ट करते हैं। अब एनसीईआरटी में यहां से यहां तक की बातें कसम से माथा हिला देने वाली चीजें हैं। एक बार जरा अपनी तरफ से एक बार यहां से लेकर यहां तक एक बार पढ़ने की कोशिश करिए। जस्ट मैं आपसे इतना कह रहा हूं। चलो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, हां जी, यहां से लेकर यहां तक एक बार बस पढ़िए। एक बार आप अपनी तरफ से कोशिश करिए, फिर मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा, फिर दोनों की कोशिश के मिलकर डेफिनेटली ये चीज समझ में आएगी। एक बार पढ़िए एक बार। नहीं जागृति, कुछ कुछ चीजें आउट ऑफ एनसीईआरटी भी होती है बेटा। पढ़िए एक बार। जिसको भी अगर थोड़ी बहुत चीजें समझ में आ रही है अच्छी बात है, जिनको नहीं आ रही है टेंशन मत लीजिए, समझाऊंगा। क्या विकास एक प्रक्रम है अथवा एक प्रक्रम का परिणाम है? आज हम जो दुनिया देख रहे हैं, चाहे वह अचेतन हो या चेतन हो, यह केवल विकास की क्रमिक कहानी है। जब हम दुनिया की इस कहानी की व्याख्या करते हैं तो हम विकास के एक प्रक्रम के रूप में वर्णित करते हैं। दूसरे शब्दों में, जब हम पृथ्वी पर जीवन की कहानी का वर्णन करते हैं तब हम विकास के प्राकृतिक चुनाव नामक एक प्रक्रम के परिणामों की व्याख्या करते हैं। हम अभी तक पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है कि हम विकास और प्राकृतिक चुनाव को एक प्रक्रम के रूप में देखें या फिर अज्ञात प्रक्रम के अंतिम परिणाम के रूप में देखें। क्या कुछ समझ में आया आपको? सर अटकलबाजी क्या है?
जो तुम लगाते रहते हो। अटकलबाजी मीन्स ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। आगे समझ में आ गया? अरे वाह अर्शन, बहुत ही बढ़िया। आइए समझते हैं तीसरा बिंदु। तीसरा बिंदु क्यों? क्योंकि हमारा टॉपिक चल रहा है जैव विकास, जिसमें यहां तक हम लोगों ने कल तक पढ़ लिया था। बार बार रिपीट कर रहा हूं। उसके बाद हमने अभी तक 2 बिंदु पढ़े हैं, ये वाला, ये वाला। अब इसके आगे एनसीईआरटी ने क्या चीज समझाई हुई है वो तीसरे बिंदु में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए एनसीईआरटी ने कहा कि भैया आप सोचिए, क्या विकास, हम सिंपल लैंग्वेज में लिखेंगे और चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। विकास एक प्रोसेस है या किसी प्रोसेस का रिजल्ट है। विकास एक प्रोसेस है या किसी प्रोसेस का रिजल्ट है। इस तरीके से बोला हमारी एनसीईआरटी ने। क्या इवोल्यूशन खुद एक प्रक्रिया है? क्या इवोल्यूशन एक प्रोसेस चल रहा है, या कोई प्रोसेस चल रहा है उसका परिणाम इवोल्यूशन है? सर समझ नहीं आया। मैंने कहा 2 एग्जाम्पल लेते हैं हम यहां पर, 2 एग्जाम्पल लेते हैं। आप मुझे बताइए, इस पृथ्वी पर आपको सजीव मिलते हैं और निर्जीव दोनों मिलते हैं ना? रुक जाओ, अपनी अटकलबाजी मत लगाओ, पहले चीजों को सुनो। इस पृथ्वी पर दोनों चीजें मिलती हैं सर, सजीव भी मिलते हैं, निर्जीव भी मिलते हैं। मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? हाँ सर। जरा सोचिए भैया, मृदा क्या है? सर निर्जीव भाग है। और जीव जो है वो जीवों के अंतर्गत सूक्ष्म जीव भी आएंगे, पादप भी आएंगे, प्राणी भी आएंगे। वो क्या है? सजीव है ना? जीवन है एक तरीके से। सजीव मीन्स जिनमें जीवन मिलेगा। अब आप मुझे बताइए, इनमें से कौन चेतनवादी है और कौन अचेतनवादी है? किसमें चेतना है, कॉन्शियसनेस किसमें है, जिसको अगर संवेदना देंगे तो वो बदले में कहीं ना कहीं उसमें परिवर्तन आएंगे, वो चेतना कहलाती है, कॉन्शियसनेस कहलाती है। अगर आपको लपाड़ा लगाया जाए तो या तो आप चुपचाप बैठ जाएंगे, या रोने लग जाएंगे, या कुछ ना कुछ परिवर्तन आपके अंदर होएगा। हाँ सर। तो कॉन्शियसनेस किसके अंदर होती है? चेतन मन किस में होता है? चेतना किस में होती है? तो हम बोलेंगे सर जीवन जो होता है, सजीव जो होता है, उनमें क्या पाई जाती है? सर चेतना। और ये क्या होते हैं? अचेतन होते हैं। ठीक, ओके सर। अब आप मुझे बताना, एक है पृथ्वी पर सजीवों और निर्जीवों की अगर मैं उत्पत्ति की अगर मैं बात करूं, ध्यान से सुनना, इस पृथ्वी पर सजीवों और निर्जीवों की उत्पत्ति की बात करूं, और इस पृथ्वी पर सिर्फ सजीवों की उत्पत्ति की बात करूं, क्या बोला मैंने बोला 2 कंडीशन है। इस पृथ्वी पर सजीव और निर्जीव दोनों की उत्पत्ति की अगर मैं बात करूं, इन दोनों की उत्पत्ति की अगर मैं बात करूं, इन दोनों की उत्पत्ति की कहानी बताऊं, और दूसरी कंडीशन सिर्फ और सिर्फ सजीवों की उत्पत्ति की कहानी बताऊं। ठीक है? तो अब आप मुझे बताइएगा, लॉजिकली मुझे बताइएगा, सोचना, आराम से सोचना, प्राकृतिक चुनाव सजीवों का होता है या निर्जीवों का होता है? लॉजिकली थोड़ा सा सोच समझकर आंसर देना, अगर कल का लेक्चर देखा हो तो।
जल्दी से। प्राकृतिक चुनाव सजीवों का होता है कि निर्जीवों का होता है? क्या प्रकृति निर्जीवों का चुनाव करती है? नहीं, सजीवों का करती है। तो अब आप मुझे बताइएगा, अगर मैं इस पृथ्वी पर चेतन मन और अचेतन मन यानी सजीव और निर्जीव इनकी उत्पत्ति की अगर मैं कहानी आपको बताऊं तो मैं क्या बोलूंगा कि भैया विकास एक प्रक्रिया है। क्या है? विकास एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस है। यानी विकास एक प्रोसेस है जिसमें सजीवों का भी विकास हुआ, निर्जीवों का भी विकास हुआ, यानी विकास एक प्रोसेस है। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगे, दिमाग लगाइए। हमने क्या बोला था? इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड में किसकी उत्पत्ति हुई सर? पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। 4.5 बिलियन वर्ष पूर्व किसकी उत्पत्ति हुई थी सर? पृथ्वी की। अब उस पृथ्वी पर जरा सोचिए, क्या रासायनिक विकास हुआ? हाँ सर। फिर उसके बाद जैविक विकास हुआ, यानी एक प्रक्रिया चल रही है विकास की या नहीं चल रही थी? सोचो, हमने सबसे पहले रासायनिक विकास करा, यानी रासायनिक विकास यानी निर्जीवों का निर्माण कर रहे थे एक तरीके से, अणुओं से यौगिक से, फिर उसके बाद में सरल यौगिक से जटिल यौगिक। तो जरा सोचिए, रासायनिक विकास जो था उसके बाद में क्या हुआ? जैविक विकास हुआ, यानी विकास एक प्रोसेस है, विकास एक प्रक्रिया के रूप में चल रहा है। हाँ सर। तो विकास एक प्रक्रिया के रूप में चलता है। जब हम किसकी कहानी बताएंगे? जब हम इस पृथ्वी पर सजीवों और निर्जीवों की उत्पत्ति की कहानी को बताएंगे तो हम क्या बोलेंगे कि भैया विकास एक प्रोसेस है, विकास एक प्रोसेस है, विकास एक प्रक्रिया है। कब? जब हम बोलेंगे कि इस पृथ्वी पर सजीवों और निर्जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो आपसे कोई पूछे सजीवों और निर्जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो आप बोलेंगे विकास से, जो एक प्रोसेस है। लेकिन वहीं हम अगर इस पृथ्वी पर बोले कि सजीवों की उत्पत्ति कैसे हुई है, तब हम क्या बोलेंगे? तब हम बोलेंगे कि विकास एक प्रक्रिया के कारण हुआ है, सजीवों की उत्पत्ति एक प्रक्रिया के कारण हुई है। सजीवों का विकास, ध्यान से सुनना, सजीवों का विकास एक प्रक्रिया के कारण हुआ जिसे प्राकृतिक चयन कहते हैं। यानी इस बेसिस पर मैं ये बोल सकता हूं कि विकास एक प्रक्रिया का परिणाम है। कौन सी प्रक्रिया का? प्राकृतिक चुनाव प्रक्रिया का परिणाम है कि सजीवों की उत्पत्ति, सजीवों का विकास एक प्रक्रिया का परिणाम है। कौन सी प्रक्रिया का? सर प्राकृतिक वर्ण प्रक्रिया है, उसका परिणाम हमें मिला, सजीव उत्पन्न हुए। सोचो, कल हम लोगों ने बात करी थी प्राकृतिक चुनाव कब स्टार्ट हुआ? कोशिकीय रूपों से ही तो स्टार्ट हुआ था ना प्राकृतिक चुनाव। यानी प्राकृतिक चुनाव एक प्रोसेस है जिसके कारण सजीवों की क्या हुई? उत्पत्ति हुई है, सजीवों का क्या हुआ है? विकास हुआ है। तो यहां पर ये जो लाइन जो आपकी एनसीईआरटी ने दी थी, उस लाइन के अकॉर्डिंग आपसे पूछा क्या विकास एक प्रोसेस है या किसी प्रोसेस का रिजल्ट है? क्या विकास खुद एक प्रोसेस है या किसी दूसरी प्रोसेस का रिजल्ट है? तो विकास खुद एक प्रोसेस है। कब? जब हम सजीवों और निर्जीवों दोनों की उत्पत्ति की बात करते हैं। लेकिन विकास एक किसी दूसरी प्रक्रिया का परिणाम है। कौन सी प्रक्रिया? सर प्राकृतिक वर्ण एक प्रक्रिया, उसका परिणाम है किसकी उत्पत्ति? सजीवों की उत्पत्ति। अब बताइए किसको समझ नहीं आया? आई नो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, समझने के लिए थोड़ा सा ब्रेन जो है थोड़ा सा शार्प चाहिए होगा दोस्त। और सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, और सिंपल तरीके से समझो, इस चीज को समझो। क्या कि अगर मैं आपसे बोलूं सजीव और निर्जीव दोनों की उत्पत्ति करानी है, यानी रासायनिक विकास भी कराना है, जैविक विकास भी कराना है, तो क्या चलता रहना चाहिए सर? विकास चलता रहना चाहिए। यानी विकास एक प्रक्रिया है जो चलती जाएगी, चलती जाएगी, चलती जाएगी, चलती जाएगी। रासायनिक विकास होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, फिर उसके बाद में जैविक विकास होता जाएगा, होता जाएगा। तो अगर आपको कोई कहानी बताए कि पूछो, आपसे कोई कहानी कह रहा है, मतलब हमारी एनसीईआरटी ने इसी लैंग्वेज में बताने की कोशिश करी है कि अगर आपसे कोई कहानी
के रूप में कहे कि भैया इस पृथ्वी पर उत्पत्ति की कहानी अगर आपसे पूछे, किसकी उत्पत्ति की? सजीवों और निर्जीवों की उत्पत्ति की अगर कोई बात करे तो आप ये बोलेंगे क्या कि विकास एक प्रोसेस है जो चलती आ रही है, एक धीमी प्रक्रिया है जो चलती आ रही है, जिससे सजीव भी उत्पन्न हुए, जिससे निर्जीव भी आए हैं। ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ सजीव की बात करें तो आप बोलेंगे विकास किसी दूसरी प्रक्रिया का परिणाम है। कौन सी प्रक्रिया का परिणाम है सजीव की उत्पत्ति के लिए? प्राकृतिक वर्ण एक प्रक्रिया है, उसका अंतिम परिणाम जो होता है वो क्या होता है? किसी सजीव की उत्पत्ति होती है, किसी सजीव का विकास होता है। तो किसी प्रोसेस का एंड रिजल्ट विकास कब कहलाएगा? जब हम सजीवों की बात करेंगे। विकास एक खुद एक प्रोसेस है कब? जब हम सजीव और निर्जीव दोनों की बात करेंगे। ये थी वो लाइन जो यहां पर बड़े ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके से दी हुई थी। अब एक काम करेंगे, जरा इन लाइनों को यहां से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। कहां से? यहां तक, यहां से लेके यहां तक। अब सिर्फ यहां से लेकर यहां तक सोचो, जो मैंने चीज बताई है क्या वो यहां से यहां तक की लाइनों को कनेक्ट करते हुए आपको समझ में आई है? आराम से सुनना। क्या विकास एक प्रक्रम यानी प्रक्रिया है या एक प्रक्रम का परिणाम है? या तो विकास खुद एक प्रोसेस है या किसी प्रोसेस का रिजल्ट है। ठीक है, या तो विकास खुद एक प्रक्रिया है कि विकास प्रक्रिया है, चलती जा रही है, या विकास या इवोल्यूशन किसी दूसरी प्रक्रिया का रिजल्ट है। ऐसा बोला है। सोचो क्या है ये। आज हम जो दुनिया देख रहे हैं, यानी हम दुनिया में क्या क्या देख रहे हैं, चाहे अचेतन हो, अचेतन नहीं जिसमें चेतना नहीं है यानी निर्जीव, या चेतन हो यानी सजीव। आज हम दुनिया देखते हैं जिसमें हमें नॉन लिविंग और लिविंग दोनों मिलते हैं, केवल विकास की एक क्रमिक कहानी है, यानी विकास एक क्रम के रूप में हो रहा है, विकास एक प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप हो रहा है। जब हम दुनिया की इस कहानी की व्याख्या करते हैं, जब हम दुनिया को बताते हैं एक कहानी के रूप में कि इस पृथ्वी पर अचेतन और चेतन का विकास हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे? तो हम बोलेंगे कि विकास को एक प्रक्रिया के रूप में वर्णित करना पड़ता है। यानी जब हम इन दोनों की उत्पत्ति की बात करेंगे, इन दोनों के विकास की बात करेंगे, तो हम क्या बोलेंगे कि इस पृथ्वी पर इनकी उत्पत्ति जो है, इनका निर्माण जो है, वो विकास जो एक प्रक्रम है, विकास जो एक प्रक्रिया, उसके कारण इनका क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। वहीं आगे बढ़ते हैं। दूसरे शब्दों में जब हम पृथ्वी पर जीवन की कहानी का वर्णन करते हैं, अब स्पेसिफिकली क्या बोल रहा है? दूसरे शब्दों में जब हम इस पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति की कहानी बताते हैं, तब हम बोलते हैं कि विकास के प्राकृतिक चुनाव नामक एक प्रक्रिया के परिणाम की व्याख्या करते हैं। तब हम क्या बोलते हैं कि विकास जो है वो प्राकृतिक वर्ण या प्राकृतिक चुनाव जो एक प्रक्रिया है, उसका परिणाम है कौन? विकास। कितनी कॉम्प्लिकेटेड थी ये लाइनें, यहां से यहां तक की कोशिश की थी, शायद आपको समझ में आ जाए। आई होप आनी भी चाहिए। ठीक है, अब देखिए, अब एनसीईआरटी ये भी बोल रही है कि हम अभी तय नहीं कर सकते हैं कि विकास एक प्रक्रिया है या प्रक्रिया का अंतिम उत्पाद है। क्यों? क्योंकि यहां पर सजीव भी तो आ रहे हैं। सोचो, ये तो चीज समझ में आ गई, यहां से यहां तक की बात समझ में आ गई। हां सर, लेकिन एनसीईआरटी फिर वापस से घुमाकर कहती है कि रुको 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 रुको, अभी हम एक काम करते, अभी हम तय नहीं करते हैं कि विकास जो है वो एक प्रक्रिया है या विकास जो है किसी प्रक्रिया का अंतिम परिणाम है। क्यों सर? क्यों 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 अभी हम तय क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि मेरे भाई, इस पृथ्वी पर इन दोनों की उत्पत्ति के लिए हम बोल रहे हैं विकास एक प्रक्रिया है, और सिर्फ इसकी उत्पत्ति के लिए बोल रहे हैं कि प्राकृतिक वर्ण जो एक प्रक्रिया, उसका परिणाम विकास है। तो भैया ये तो इधर भी आ रहा है, तो इस वजह से कंफ्यूजन हो जाता है। इसलिए एनसीईआरटी ने बोला कि एक काम करो, साइड में हटाओ, अभी कंफ्यूजन हो रहा है, रहने दो इस चीज को। यही चीज आगे, हम अभी तक पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है। ये लो जनाब, अभी तक तो कह रहा था चलो ये है ये है ये है, अब कह रहा है हम ना पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है कि विकास और प्राकृतिक चुनाव एक प्रक्रम के रूप में देखे जाएंगे या अज्ञात प्रक्रमों के अंतिम परिणाम के रूप में देखे जाएंगे। यानी हम अभी तय नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम पहले तुमको ये बता रहे हैं। समझ में आ रहा है किस तरीके का झोल मचा रखा है एनसीईआरटी ने? मतलब झोल नहीं है, ये
टॉपिक था जिसको समझाने की कोशिश की गई कि पहले तो बोला कि देखो अगर तुमसे कोई ना पृथ्वी पर पूछे कि इस पृथ्वी पर इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, तो तुम बोलोगे भैया विकास हुआ है। अच्छा, तुमसे ये बोले इस पृथ्वी पर सजीवों की उत्पत्ति कैसे हुई, तो तुम बोलोगे कि एक प्रक्रिया जिसका नाम प्राकृतिक वर्ण है, उसका अंतिम परिणाम जो आया वो एक नया जीव तैयार हुआ है, वो विकास है। चलो ठीक है, बात मान ली। फिर कह रहा अभी ना हम स्पष्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वाला बिंदु तो यहां पर भी आता है, और अगर यहां पर आता है तो फिर कैसे तय करे कि भैया दोनों जो है वो प्रक्रिया है या प्रक्रिया का अंतिम उत्पाद है। तो एक काम करते हैं, इसको अभी हम स्पष्ट नहीं है, यहीं पर रहने देते हैं, इसको यहीं पर छोड़ देते, ऐसा बोल दिया है। तो आपको याद क्या करना है? ये याद रखना है कि विकास एक प्रक्रिया है। कब? जब हम इस पृथ्वी पर उत्पत्ति देखेंगे, किसकी? सजीव और निर्जीव की, यानी चेतन और अचेतन की उत्पत्ति देखेंगे तो बोलेंगे विकास एक प्रक्रिया है। लेकिन अगर इस पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति देखेंगे तो हम क्या बोलेंगे? ये जरूर याद रखना, यहां से प्रश्न बनता है। अगर हम पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति देखें तो हम क्या बोलेंगे कि सजीवों की उत्पत्ति, जीवन की उत्पत्ति एक प्रक्रिया, कौन सी? प्राकृतिक वर्ण, उसका अंतिम उत्पाद है क्या? विकास। अब बताइए सर, मेरी बुक्स में स्नैक्स का एग्जाम्पल दे रखा है। स्नैक्स? आपकी बुक में स्नैक्स का एग्जाम्पल दे रखा है? कौन से स्नैक्स का बेटा? स्नैक्स तो वो होते हैं जो चाय के साथ या कॉफी के साथ लेते हैं बेटा। कौन से स्नैक्स का एग्जाम्पल दे दिया बेटा आपकी बुक में? एनसीईआरटी में तो कोई स्नैक्स नहीं है। गले उतर गई बात। ये बात जो गले उतरती नहीं है, थोड़ी बहुत उतरी, इसलिए मैंने आपको बोला था कि यहां से यहां तक की लाइन जो है बड़ी ही कंफ्यूजिंग है। हाँ जी दीपिका, कौन सा स्नैक्स है बेटा आपकी बुक में? ये होता है बेटा सांप। स्नैक्स तो बेटा इसके साथ लेते हैं। फैन ले लिया, बिस्किट ले लिया, है ना। एक और देखो, एक और है हमारा, कह रहा है स्नैक्स नहीं होएगा सर, स्नैक होएगा सर, स्नैक होगा सर, सर सौर जी स्नैक होगा, स्नैक्स नहीं होएगा। वाह बेटे, बड़े ही जबरदस्त है भाई साहब। यहां पर स्नैक्स नहीं होगा सर, स्नैक होगा, और सर नहीं सौर होगा। अरे मेरे अंग्रेजों, बेटा आपकी बुक में अगर स्नेक का एग्जाम्पल दे रखा है ना, स्नैक्स नहीं बोलते, स्नेक बोलते हैं, सांप बोलते हैं, ठीक है। अगर आपकी बुक में एनसीईआरटी में स्नेक का एग्जाम्पल दे रखा है तो आपकी स्टेट बोर्ड की एनसीईआरटी होगी। स्टेट बोर्ड की यानी यूपी बोर्ड की या बिहार बोर्ड की या जिस भी बोर्ड से आप संबंधित होंगे उसकी एनसीईआरटी होगी। और उस पर बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं नीट में। नीट में जो क्वेश्चन आते हैं वो सीबीएसई बोर्ड की जो एनसीईआरटी है उस पर बेस्ड आते हैं। सीबीएसई बोर्ड की एनसीईआरटी में स्नेक का एग्जाम्पल नहीं दे रखा है, लेकिन अगर आपको सुनना है तो मैं आपको बता देता हूं। आप मुझे बताइए, क्या स्नेक्स के अंदर, स्नैक्स के अंदर क्या पैर मिलते हैं? बताओ बताओ जल्दी से, क्या स्नेक के अंदर पैर मिलते हैं? नहीं सर, लेकिन स्नेक के जो पूर्वज जो हुआ करते थे उनके अंदर पैर मिलते हैं। यानी पैर धीरे 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 क्या होते गए? विलुप्त होते गए। क्यों? क्योंकि उनका उपयोग नहीं हो रहा था। तो अंगों का अगर उपयोग नहीं हुआ तो वो धीरे धीरे खत्म होते गए। ठीक है, ओके, डन। चल, तो भैया ये तीसरा बिंदु आपको समझ में आया? हाँ जी, तीसरा बिंदु, यहां से यहां तक की बात समझ में आई? गले उतरी कि नहीं उतरी? अगर तुमसे कोई बोले कि बेटा बताओ लिविंग और नॉन लिविंग इस पृथ्वी पर कैसे उत्पन्न हुए, तो तुम बोलोगे विकास हुआ। अगर तुमसे बोला कि भैया लिविंग कैसे उत्पन्न हुए, तो तुम बोलोगे प्राकृतिक चुनाव हुआ। सिंपल, 2 लाइनों में आंसर। ये जो यहां से यहां तक की बात थी, इसको सिंपल 2 लाइनों में आंसर करना है। क्या? अगर तुमसे कोई बोले कि लिविंग और नॉन लिविंग की उत्पत्ति कैसे हुई, तो तुम बोलोगे सर इवोल्यूशन हुआ इनका। अगर तुमसे बोले कि भैया सिर्फ सजीवों की उत्पत्ति कैसे हुई, तो तुम बोलोगे क्या एक प्रोसेस हुई जिसका नाम था नेचुरल सिलेक्शन, जिससे इवोल्यूशन हुआ। देखो कितनी आसानी से हमने इंग्लिश में इस वर्ड को समझ लिया। बोलो, समझ में आया?
अब क्लियर हो गया दोस्त, या अभी भी नहीं हुआ? तो जब कोई भी चीज समझ में ना आए तो उसके पीछे पड़ जाया करो। याद रखना इस चीज को, जीवन भर याद रखना। अगर कुछ भी पढ़ रहे हो, अगर समझ में ना आए तो उसको छोड़ो मत, उसके पीछे पड़ जाया करो कि ससुरा आज समझ में नहीं आएगा तो कल आएगा, कल नहीं आएगा तो परसों आएगा, लेकिन आना चाहिए। और यही चीज मेरे को रात को 2 बजे हुई मेरे साथ, क्योंकि मैं पढ़ रहा था और पढ़ते पढ़ते मेरे पड़ोस वाले घर में किसी की शादी थी। अब शादी होएगी तो शोर गुल्ला होएगा, बहुत ज्यादा शोर हो रहा था। अब मैं यहां पर फोकस करूं, होता है ना आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, आप फोकस करना चाह रहे हैं और बार बार आवाज आ रही है, आप यहां तक पढ़े, आपने समझने की कोशिश करी, फिर हल्ला आया, हल्ला आते ही आपका ध्यान भटक गया, ध्यान भटकने के बाद आप फिर ढूंढते हैं मैंने कहां तक पढ़ा था, अच्छा यहां तक पढ़ा था, अच्छा यहां तक का मीनिंग क्या था, अरे गुल्लो हो गया। ये तो होता है ना, सबके साथ में होता है। इसलिए एकांत में पढ़ाई करनी चाहिए ताकि कहीं से डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो। ठीक है दोस्त? तो ऐसा नहीं है कि आपको समझाने के लिए टीचर नहीं समझता है, हमें भी समझना पड़ता है और समझाने के लिए सोचना पड़ता है कि किस तरीके से समझाया जाए। आई होप आपको यहां तक कि ये बहुत कठिन लाइनें जो एनसीईआरटी की थी समझ में आई होंगी। लेकिन आपको लिटरली बता रहा हूं, यही चीज जब हम इंग्लिश मीडियम की एनसीईआरटी से पढ़ते हैं ना तो बहुत इजीली समझ में आ जाती है। उनको आएगी जो इंग्लिश मीडियम से, आसानी से समझ में आ जाती है। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े बेटा। यहां तक की बात जरा जल्दी से मुझे बताइए, यहां तक की बात समझ में आ गई है? चलें जरा यहां पर अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये मिस्टेक है, अभी बता दूंगा कैसे मिस्टेक है। आगे बढ़ते हैं चौथे बिंदु की तरफ। चौथा बिंदु, आप मुझे बताइए, क्या आप किसी व्यक्ति से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं जो आपके जीवन में बहुत ज्यादा प्रभाव छोड़ता हो, जिसके कारण आपको एक मोटिवेशन मिलता हो? कोई है ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में जो आपको प्रभावित करता हो? हाँ जी है। चलो कौन है जल्दी से मुझे बताओ। सर पापा, सर एपीजे अब्दुल कलाम, सर हम खुद हम खुद अपने आप से प्रभावित होते हैं, हम खुद ही मोटिवेट हो जाते हैं। वेल डन सर। डैडी जी, पापा, सर आप, और कोई? मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था, मैंने कहा चलो कोई मेरा नाम ले ले, मजाक कर रहा हूं। चलो इधर देखिएगा। हाँ जी, तो डार्विन जो थे ना, और मैं आपको ये बता रहा हूं, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है नीट में, ये याद रख लेना। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, याद रखना। डार्विन जो थे एक वैज्ञानिक, क्या नाम है? थॉमस माल्थस। वर्ड मत भूलना। के समष्टि, समष्टि यानी जनसंख्या, यानी पॉपुलेशन, कार्य करने से बहुत प्रभावित थे। ये क्वेश्चन कई दफा पूछा गया, आप चाहे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, आपको सीधा सीधा मिल जाएगा कि डार्विन जो थे वो कौन से वैज्ञानिक के कार्यों से बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुए थे। तो वर्ड याद रखना, थॉमस माल्थस। एलन मस्क नहीं है रे भोंदूलाल, कौन है? थॉमस माल्थस। ठीक है जी, थॉमस माल्थस जो थे उनके कार्य से बहुत प्रभावित हुए। क्यों? क्योंकि थॉमस माल्थस किस पर कार्य कर रहे थे? सर पॉपुलेशन पर। पॉपुलेशन यानी जीवों की संख्या, जीवों की संख्या पर अध्ययन कर रहे थे।
जैसे मैंने आपको बोला कि चलो एक काम करो, बिहार में एक राज्य है, उस राज्य में जाओ और वहां पर जितने भी मनुष्य मिल रहे हैं उस पर अध्ययन करो, किसी रोग का अध्ययन करो। यानी आप किस पर अध्ययन कर रहे हो? एक रोग का अध्ययन किस में कर रहे हो? एक पॉपुलेशन पर कर रहे हो। तो ऐसे ही थॉमस माल्थस जो थे वो किस पर काम कर रहे थे? पॉपुलेशन पर स्टडी कर रहे थे। तो इस चीज को देखते हुए डार्विन जो है बहुत प्रभावित हुए थे। ये चीज याद रखनी है, भूल मत जाना। यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। पांचवा बिंदु, पांचवा बिंदु क्या है? आप मुझे बताइएगा, क्या प्राकृतिक चुनाव, क्या प्राकृतिक वर्ण ऐसे हवा में की गई बात होगी या फैक्चुअल बातें की गई होंगी? सोचो, क्या प्राकृतिक वर्ण, क्या प्राकृतिक वर्ण कोई ऐसी बातों के या ऐसे एग्जाम्पल्स होंगे जो हवा में लिए गए हैं, यानी तुक्के मारे गए हैं, या किसी फैक्ट पर बेस्ड हैं, किसी तथ्यों पर बेस्ड होंगे? तो याद रखना, प्राकृतिक वर्ण जीवों पर किए गए ऑब्जर्वेशन यानी अवलोकन यानी अध्ययन पर आधारित तथ्यात्मक पूर्ण यानी फैक्चुअल होते हैं। जरा इस लाइन को पढ़ना और कोशिश करना आपको ये चीज समझ में आ रही है या नहीं आ रही है कि हम प्राकृतिक वर्ण की जब हम बात करते हैं, नेचुरल सिलेक्शन की जब हम बात करते हैं, तो ऐसे नहीं करते हैं। हम जीवों पर अध्ययन करते हैं, उन जीवों का ऑब्जर्वेशन करते हैं, उनका अवलोकन करते हैं और अवलोकन करने के बाद कुछ तथ्य देते हैं, कुछ फैक्ट्स बताते हैं। उन फैक्ट्स के बेसिस पर, उन तथ्यों के बेसिस पर हम किस चीज के बारे में कहते हैं कि हां भैया, इस जीव का क्या हुआ है? प्राकृतिक चुनाव हुआ है, इस जीव का प्राकृतिक चुनाव नहीं हुआ है। तो प्राकृतिक चुनाव किस पर आधारित है? याद रखना, तथ्यों पर आधारित है। भूल मत जाना, ये क्वेश्चन पूछा गया है। जो मैं यहां पर स्टार बना रहा हूं वो सारे की सारी चीजें याद रखनी है, भूल मत जाना। तथ्यों पर आधारित है, हवाई बातें नहीं होती हैं किसमें? प्राकृतिक चुनाव पर। ठीक है, अब सर इसका एग्जाम्पल कैसे देंगे? सर कैसे एग्जाम्पल देंगे कि प्राकृतिक चुनाव तथ्यात्मक, तथ्यों पर आधारित है? किसी एग्जाम्पल से बताइए। मैंने कहा ये एग्जाम्पल लेते हैं। हमारी एनसीईआरटी ने एग्जाम्पल लिया हुआ, इसी का ही एग्जाम्पल। किस तरीके से एग्जाम्पल लिया जरा समझिएगा। आप मुझे बताइएगा, इसी पांचवें बिंदु के अंदर हम बातें कर रहे हैं। प्राकृतिक वर्ण जो है वो तथ्यों पर आधारित है, याद रखना। ऑब्जर्वेशन करी हमने, अवलोकन किया और तथ्य दिए, उस पर आधारित है। कैसे सर? मैंने आपसे कहा, आप मुझे बताइए, इस पृथ्वी पर संसाधन, रिसोर्सेज सीमित है कि असीमित है? सोचो, प्राकृतिक संसाधन जो हैं, प्राकृतिक संसाधन जो हैं वो सीमित हैं या असीमित हैं? यानी लिमिटेड है या अनलिमिटेड है? सोचो, आराम से सोचना। लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है? सीमित है कि असीमित है? भोजन सीमित है कि असीमित है? जीवाश्म ईंधन सीमित है कि असीमित है? प्राकृतिक संसाधनों की अगर हम बात करें जो प्रकृति ने हमें दिए हैं, जैसे जंगल, ये क्या है? हमारे प्रकृति का एक संसाधन है जिससे हमें लकड़ियां मिल रही हैं, जिससे हमें ईंधन मिल रहा है। क्या ये सीमित है कि असीमित है? जरा सोचो शिवानी राठौड़, क्या सीमित है? नहीं। क्या ये असीमित है? नहीं, ये सीमित है। जंगल खत्म हो सकते हैं भैया। तो कैसे होता है? प्राकृतिक संसाधन कैसे होते हैं? सीमित होते हैं। याद रखना, लिमिटेड होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? लिमिटेड होते हैं। अब मैं यहां पर दो चीजें बोल रहा हूं। अगर हम एक सिद्धांत के रूप में बात देखें
और एक हम तथ्य के आधार पर बात रखें। तथ्य के आधार पर बात करेंगे और सिद्धांत के आधार पर बात करेंगे। दो कंडीशन हम देखने वाले, या तो हम एक फैक्ट देखें और हम एक सिद्धांत के रूप में अगर एक आपसे बात करें। क्या सर? कि मान लो अगर किसी जीव को प्राकृतिक संसाधन असीमित मिल गए तो क्या उसकी जनसंख्या, क्या उसकी समष्टि, क्या उस जीव की संख्या चरघातंकी रूप से बढ़ेगी, आतंकी रूप से बढ़ेगी, बढ़ती जाएगी, कभी खत्म ही नहीं होएगी? सोचो, अगर सूक्ष्म जीव को, ध्यान से सुनना, अगर सूक्ष्म जीवों को, जैसे जीवाणुओं को, अगर हम लगातार पोषण देते रहें तो भैया कुछ दिनों में सारे के सारे सूक्ष्म जीव, जीवाणु हमारी इस पृथ्वी को घेर सकते हैं, सजीव खत्म हो सकते हैं। लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं सर। वास्तविकता यही होती है क्या? नहीं सर। तो हमने क्या बोला कि अगर सैद्धांतिक रूप से अगर हम देखें कि अगर जीवों को संसाधन असीमित रूप से मिले तो वे अत्यधिक जनन क्षमता दर्शाएंगे, अत्यधिक जनन क्षमता दर्शाएंगे और चरघातंकी रूप से, यानी एक्सपोनेंशियली चरघातंकी रूप से गुणन करेंगे। ये तो हो गई एक सोचने वाली बात, कि हां, अगर हम जीवों को अपार संसाधन दे दें, जैसे सूक्ष्म जीवों को, तो भैया उनके अंदर भाई वो पोषण लेते जाएंगे, अपनी संख्या बढ़ाते जाएंगे भैया, सीधी सी बात है। यही चीज आगे चलकर आप एक यूनिट पढ़ेंगे इकोलॉजी, उसमें आप दो प्रकार के वृद्धि वक्र पढ़ेंगे। जरा इधर देख लीजिएगा एक बार, आगे चलकर यही दो वृद्धि वक्र पढ़ने हैं, एक जे आकार का वृद्धि वक्र और एक एस आकार का वृद्धि वक्र। तो पहले ही जरा ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर मैं संसाधन की बात करूं या समष्टि संख्या की बात करूं या जनसंख्या घनत्व की अगर मैं बात करूं, जनसंख्या घनत्व की अगर मैं बात करूं, पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करूं और टाइम की अगर मैं बात करूं, अगर मैं जीवों को, ध्यान से सुनना, अगर मैं जीवों को संसाधन अपार देता जा रहा हूं, तो समष्टि का घनत्व बढ़ता जाएगा। भाई संसाधन अगर मिलते जाएंगे, खाना मिलता जाएगा, रहने के लिए जगह मिलती जाएगी, सब कुछ मिल रहा है, तो सीधी सी बात है जनसंख्या तेजी से बढ़ती जाएगी, रुकेगी ही नहीं। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होता है? जरा सोचिए, कोई कंपटीशन नाम की कोई चीज होती है कि नहीं होती है? क्या प्रतिस्पर्धात्मकता कोई नाम की कोई चीज होती है कि नहीं होती है? क्या बाउंड्री नाम की कोई चीज होती है कि नहीं होती है? अगर किसी देश में जहां पर संसाधन आज मिलना स्टार्ट हुए हैं, तो उस देश में जनसंख्या तेजी से तो बढ़ेगी, लेकिन एक समय के बाद में क्या वो कांस्टेंट नहीं हो जाएगी? सोचो, एक टाइम के बाद में एक जनसंख्या जो है वो एक देश में एक जगह पर एक बाउंड्री के अंदर मिल रही है, क्या वो जनसंख्या सीमित हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? क्यों? क्योंकि एक जगह को जीवों को रखने की क्षमता है, कैरी करने की क्षमता है, कैरी यानी संभालने की क्षमता है। संसाधन वहां पर कैसे हैं? सीमित है। आपस में क्या होगी? प्रतिस्पर्धा होगी, कंपटीशन होएगा। तो वास्तविकता में अगर जनसंख्या की वृद्धि देखूं तो एस आकार की मिलेगी कि जे आकार की मिलेगी? सर वास्तविकता में तो एस आकार की मिलेगी, लेकिन अगर थ्योरेटिकली अगर देखें कि अगर
संसाधन अपार दे दिए तो जनसंख्या कैसी होगी? चरघातंकी रूप से मिलेगी। क्या ये आपको चीज समझ में आई है या ऊपर से चीरती हुई गई है? जल्दी से मुझे बताइएगा, क्या ये चीज आपको समझ में आई है या ऊपर से चीरती हुई गई है? आ गई बात? यहां तक की बात समझ में आई है? क्लियर है? यही चीज यहां पर बता रखी कि अगर सिद्धांत के रूप में देखें, अगर हम ये सोचे, सिद्धांत नहीं, हम ये सोचने की क्षमता रख रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं कि अगर जीवों को हम संसाधन असीमित देते जा रहे, तो सीधी सी बात है वो ज्यादा से ज्यादा क्या दिखाएंगे? रिप्रोडक्शन करेंगे, ज्यादा से ज्यादा रिप्रोडक्शन करेंगे, यानी ज्यादा से ज्यादा गुणन करेंगे। लेकिन वास्तविकता अलग है। वास्तविकता के आधार पर जीव आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं। वास्तविकता में जीव आपस में क्या करेंगे? प्रतिस्पर्धा कर देंगे। क्यों? क्योंकि संसाधन ऊपर लिख दिया है कैसे होते हैं? सीमित होते हैं। संसाधन कैसे होते हैं? सीमित होते हैं। संसाधन कैसे होते हैं? सीमित होते हैं। अगर संसाधन सीमित हैं तो दो जीव हैं और उनका संसाधन सेम है तो वो आपस में क्या करेंगे? प्रतिस्पर्धा। भैया यहां पर एक रोटी रख दी, यहां पर एक डॉग बैठा दिया, यहां पर एक बंदर बैठा दिया और यहां पर तुम में से किसी एक को बैठा दिया और तीनों के तीनों जो है आपस में 5 दिनों से भूखे हो। तो जरा सोचिए, तुम्हारे सामने अगर रोटी रखेंगे तो तुम क्या कहोगे? बंदर तू खा ले, मैं नहीं खा रहा। डॉगी क्या बंदर से कहेगा? बंदर तू खा ले यार, मेरे को भूख नहीं। ऑब्वियस सी बात है, क्या करेंगे? प्रतिस्पर्धा करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगे तो हो सकता है वो इस पृथ्वी से क्या हो जाए? विलुप्त हो जाए। तो ऑब्वियस सी बात है, क्या करनी पड़ेगी सर? प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी, आपस में लड़ना पड़ेगा ताकि उत्तरजीविता दर्शाई जा सके, जीवित रह सके। तो जरा सोचिए, ये चीज क्या इससे कनेक्ट कर रही है? क्या हमने क्या बोला था कि प्राकृतिक वर्ण जो है, प्रकृति किसका चुनाव करेगी? प्रकृति उनका चुनाव करेगी जो आपस में क्या करेंगे? प्रतिस्पर्धा करेंगे। अब ऑब्वियस ही बात है, इसमें क्या होएगा? जो जीतेगा वो जीवित रहेगा, जो हारेगा वो हो सकता है विलुप्त हो जाए। तो प्राकृतिक वर्ण तथ्यों पर आधारित है और तथ्यात्मक बात तो यही थी कि वास्तविकता यही थी कि क्या कि जीव जो है वो आपस में क्या करते हैं? प्रतिस्पर्धा। क्यों? क्योंकि संसाधन कैसे होते हैं? सीमित होते हैं। बताइए, क्या आपको यहां से यहां तक का ये 5वां बिंदु जो था, इसको इस एग्जाम्पल ना बोलकर इस थ्योरेटिकल चीज को एक्सप्लेन करने के बाद ये 5वां बिंदु समझ में आया कि क्यों हम बोलते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन जो है वो एक फैक्ट पर आधारित है? और फैक्चुअल बात जो थी वो यही थी कि कोई भी जीव चरघातंकी रूप से गुणन नहीं कर सकता है। कोई भी जीव एक्सपोनेंशियली गुणन नहीं कर सकता। अगर करेगा तो सीधी सी बात है, दूसरे जीव क्या हो जाएंगे? खतरे में आ जाएंगे। इसलिए हर एक जीव आपस में क्या करते हैं? प्रतिस्पर्धा करते हैं, जो तथ्य है। क्यों? क्योंकि संसाधन कैसे हैं? सीमित हैं। क्या यहां तक की बात क्लियर है? देखो बेटा, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि इस चैप्टर में ऐसा कोई मतलब वो इंटरेस्टिंग वाली चीज जो होती है ना, भाई यार बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, वो थोड़ा सा कम मिलेगा। समझना इस चीज को। इसमें डायरेक्टली चीजें याद करने वाली चीजें बहुत सारी हैं। कौन सी? जैसे डार्विन किससे प्रभावित थे, ये याद रखना है ना? लेमार्क ने किसके बारे में बताया था? अंगों के उपयोग अनुपयोग के बारे में। जिराफ की गर्दन याद रखनी है। तो जितने भी बिंदु हमने लिखे हैं, मे भी हो सकता है आपको लगे कि यार इंटरेस्ट नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा, लेकिन क्वेश्चन तो आएगा बेटा इस चैप्टर से। ठीक है? तो ये चीज याद रखना, भूल मत जाना। सर यहां से क्या क्वेश्चन बन सकता है? यहां से क्वेश्चन सिर्फ एक ही बनेगा। क्या?
प्राकृतिक वर्ण किस पर आधारित है, तो भूल मत जाना, प्राकृतिक वर्ण जो है वो फैक्चुअल बातों पर आधारित है, तथ्यों पर आधारित है। यहां से क्वेश्चन बनता है। यहां से मैंने आपको बता दिया किससे प्रभावित थे, थॉमस माल्थस से प्रभावित थे। चलें आगे, ठीक है जी। सर चरघातंकी का मतलब क्या होता है? तेजी से किसी काम को करना, आतंकी रूप से, मतलब बिना किसी रोक टोक के किसी प्रक्रिया का पूर्ण हो जाना, क्या कहलाएगा? आतंकी रूप से किसी चीज ने वृद्धि करी है। तो चरघातंकी मतलब एक्सपोनेंशियल, मतलब बहुत तेजी से, अचानक से, बहुत तीव्र गति से कोई काम होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल। तो जरा सोचिए, यहां पर तीव्र गति से क्या हो रही थी? जनसंख्या बढ़ रही थी। क्यों? क्योंकि रुकावटी चीजें कोई नहीं थी। अगर आप जीवों को रोकेंगे नहीं कि भैया तू ज्यादा वृद्धि नहीं कर सकता, अगर तू कर गया तो हम खत्म हो जाएंगे, तो इसलिए जीव आपस में क्या करते हैं? प्रतिस्पर्धा करते हैं। और प्रतिस्पर्धा करेंगे तो कैसा हो जाएगा? वृद्धि वक्र कैसा हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। क्लियर है? चले आगे बढ़े। चलिए, कितने बिंदु हो गए भैया? ये हमारे 5 बिंदु हो गए। छठे बिंदु पर आते हैं, आखिरी बिंदु पर। किसका? ये जो टॉपिक था जय विकास, इसका आखिरी बिंदु जो है उस पर हम आते हैं। आखिरी बिंदु जो है वो क्या कहला रहा है? देखिएगा, आखिरी बिंदु से क्वेश्चन आएंगे। अब ध्यान से सुन लेना। सर इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं? आई थिंक 2024 में 3 से 4 क्वेश्चन, 3 से 4 आए थे अलग अलग सेट में। एवरेजली 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं इस चैप्टर से, तो हल्के में मत लेना, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। हाँ जी, और मैं बार बार बोलता हूं कि यार इंटरेस्टिंग नहीं है, इसका इंपैक्ट आप पर नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि देखो, कई टीचर्स को इंटरेस्टिंग नहीं लगता, कई टीचर्स को इंटरेस्टिंग लगता है। मेरे को अगर इस चैप्टर को डिटेल में जाऊं ना, जैसे मैंने 2024 में पढ़ा था, बड़ा इंटरेस्टिंग था, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं? इतना डिटेल में ना जाकर सिर्फ एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं, तो ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। अगर आपके पास समय मिले, कभी टाइम मिले, नीट का पेपर हो जाए, तो आपके बैच में 2024 का इस चैप्टर का लेक्चर देखिएगा एक बार, आपको लगेगा हा क्या आनंद आ गया। लेकिन उसमें आउट ऑफ एनसीईआरटी बहुत सारी बातें थी जो हम यहां पर नहीं कर रहे हैं, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। ठीक है, आइएगा छठे बिंदु पर आते हैं, और छठा बिंदु है यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग नहीं, इंपॉर्टेंट। डार्विन जो थे, डार्विन अंकल, उन्होंने एक नूतन, एक ब्रिलियंट, एक नवीन, एक नोवल बात बताई। क्या? डार्विन ने एक बहुत ही अच्छी, एक नवीन, एक ब्रिलियंट बात बताई जो दूसरे वैज्ञानिक नहीं बता पाए। उन्होंने क्या बताया? ऐसा हमारी एनसीईआरटी कहती है कि उन्होंने एक नूतन बात बता, नूतन मीन्स नया, नोवल, न्यू, ब्रिलियंट, ऐसी बात बताई जो हालांकि बाद में नूतन तो नहीं रही थी, खराब बात थी, लेकिन एनसीईआरटी की लाइनों को फॉलो करना है। तो डार्विन ने ऐसी कौन सी नई चीज बताई? डार्विन से पहले और वैज्ञानिकों ने नहीं बताई, डार्विन ने बताई। क्या बात बताई? डार्विन ने बोला कि देखो यार, ध्यान से सुनो, देखो यार, छोटी छोटी विभिन्नताएं, छोटी छोटी, इसको इस ऑर्डर में याद रखना जैसे मैं बता रहा हूं। छोटी छोटी विभिन्नताएं या विशेषताएं जीव संख्या में उपस्थित कुछ जीवों में आती है। इस लाइन को पढ़ना, छोटी छोटी विभिन्नताएं या विशेषताएं जीव संख्या में उपस्थित, यानी एक जनसंख्या में उपस्थित कुछ जीवों में ये विशेषताएं आती हैं। ठीक है, और ये वंशागत हो जाती है। क्या हो जाती है? और ये वंशागत हो जाती है।
ये विशेषताएं इसी ऑर्डर में याद रखना, ये विशेषताएं इन जीवों को, ये विशेषताएं इधर लिखता हूं, ये विशेषताएं उन कुछ जीवों को संसाधन का अच्छे से उपयोग करने के लिए उत्पन्न होती है। अभी लिखा तो नहीं है आप लोगों ने? अभी लिखा तो नहीं है? अब लिखिएगा, मैंने आगे पीछे कर दिया था, लिख दिया, कोई बात नहीं। क्या बोला हमने? छोटी छोटी विभिन्नताएं जो हैं वो पैदा हुई। किस में पैदा हुई? किसी जनसंख्या में, कुछ जीवों में। अब ये विशेषताएं उन जीवों में संसाधन को अच्छे से उपयोग करने के लिए उत्पन्न होती हैं, और ये विभिन्नताएं जो हैं ये वंशागत हो जाती है अगली पीढ़ी में। आप में से कितने बच्चों को ये इतना सा, ये इस तरीके से जो ये बात कही गई है, आप में से कितने बच्चों को समझ में आई है? अर्शन, क्या तू चाहता है कि तेरे को ब्लॉक कर दूं मैं? हैं अर्शन? क्या तू कुछ कुछ दिनों में यहां पर डांट खाने के लिए आता है? ये बात समझ में आई है? ये इसी ऑर्डर में बनाना है, इसी ऑर्डर में लिखना है आपने, इसी ऑर्डर में बनाइए, इसी ऑर्डर में लिखना है। अब आइए जरा चीज को समझ लेते, पहले एक बार लिख लीजिए फिर उसके बाद समझा रहा हूं। एक बार जरा लिख लीजिए फिर उसके बाद समझा रहा हूं। छोटी छोटी विभिन्नताएं हैं जो एक जीव संख्या में उपस्थित कुछ जीवों में आ रही हैं। अब ये जो विशेषताएं, ये जो विभिन्नताएं हैं, ये उन जीवों को, जिन कुछ जीवों में आ रही है, उनको क्या कर रही है? बेहतर बना रही है। क्या करने के लिए? संसाधन का अच्छे से उपयोग करने के लिए। अब वो संसाधन का अच्छे से उपयोग कर रहे हैं और ये विभिन्नता अगली पीढ़ी में जा रही है। ऐसे जीव जो है उनमें जनन क्षमता ज्यादा है। अब ये जनन करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे और फाइनली एक नए जीव स्वरूप तैयार हो जाएगा। लिख लिया? समझें इसको? सभी ने लिख लिया बेटा? सभी ने ये बिंदु लिख लिए हैं? हो गया? लिख लिया? पढ़े? चल आइए ध्यान से देखिएगा।
मान लेते हैं डार्विन जो है वो ये कह रहे हैं कि मान लो एक जगह है, उस जगह पर जीव रह रहे हैं, ठीक है। अब उस जगह पर ये जो जीव जो रह रहे हैं, इन जीवों में से कुछ जीव जो हैं, कुछ जीव जो है, हम जैसे मान लेते हैं ये पानी में रह रहे हैं। कहां पर रह रहे हैं गुरु? ये सर पानी में रह रहे हैं। कहां रह रहे हैं गुरु? ये पानी में रह रहे हैं, ठीक है। अब ये कहां रह रहे थे? पानी में रह रहे थे। अब इनमें से कुछ जीव जो हैं, और इस पानी में क्या मिल रहा था सर? ग्लूकोज भी मिल रहा है, फ्रक्टोज भी मिल रहा है, सुक्रोज भी मिल रहा है। जस्ट सुनना, ग्लूकोज भी मिल रहा है, सुक्रोज भी मिल रहा है और माल्टोज भी मिल रहा है। ध्यान से सुनना, एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। इस पानी में ग्लूकोज भी था, माल्टोज भी था, सुक्रोज भी था। यहां पर कुछ जीव मिल रहे थे। ये जीव जो है, ये सारे के सारे जीव जो है वो ग्लूकोज को उपयोग में ले रहे थे, वो माल्टोज और सुक्रोज को उपयोग में नहीं ले रहे थे। ये डाइसेकेराइड थे, इन डाइसेकेराइड को उपयोग में नहीं ले रहे थे, मोनोसेकेराइड को उपयोग में ले रहे थे। ओके सर, ये पहली कंडीशन। अब डार्विन ने बोला कि कुछ विभिन्नताएं आती है, सभी में नहीं आ रही, कुछ जीवों में आ रही हैं। सपोज इनमें आई। क्या सर? क्या विभिन्नता आई? इनमें विभिन्नता है कि ये जो है, ये ग्लूकोज के साथ साथ माल्टोज को भी उपयोग में ले सकते हैं और सुक्रोज को भी उपयोग में ले सकते हैं। अब जरा सोचिए कैसे ले रहे होंगे सर? इन्होंने माल्टोज को उपयोग में ले लिया, सुक्रोज को क्यों? क्योंकि इनके अंदर विभिन्नता, इनके अंदर परिवर्तन आया। क्या? इनके अंदर एंजाइम का उत्पन्न हुआ। इनके अंदर किसकी उत्पत्ति हुई? एंजाइम की। कौन से? माल्टेज की। कौन से? सुक्रेज की। सोचो, इनके अंदर नहीं थी, स्टार्टिंग में जो मिल रहे थे इनके अंदर नहीं थी। ये माल्टोज को उपयोग में नहीं ले रहे थे, सुक्रोज को उपयोग में नहीं ले रहे थे, क्योंकि इनके अंदर एंजाइम नहीं मिल रहे थे, माल्टेज, सुक्रेज। लेकिन ये जो दो जीव जो थे, इनकी उत्पत्ति हुई, इनके अंदर विभिन्नताएं आई। क्या विभिन्नता आई? कि सर ये जो है, ये अब इनका भी उपयोग कर सकते हैं। यहां तक की बात समझ में आई? जरा यहां से लाइन पढ़ना कि छोटी छोटी विभिन्नता। क्या आपको ये बहुत बड़ी विभिन्नता दिख रही है? छोटी छोटी विभिन्नता। पहले ये जो जीव जो थे, ये ग्लूकोज का उपयोग कर रहे थे। अब कुछ जीव ऐसे नए ऐसे उत्पन्न हो रहे हैं जो माल्टोज और सुक्रोज को भी उपयोग में ले सकते हैं। तो जीव संख्या में उपस्थित कुछ जीवों में क्या आ रही है? छोटी छोटी विभिन्नताएं आ रही है, छोटी छोटी विशेषताएं आ रही है। ओके सर। अब ये विशेषताएं जो हैं, ये विशेषताएं जो हैं, ये क्या कर रही थी कि जो संसाधन यहां पर मिल रहे थे, संसाधन यहां पर मिल रहे थे, उनको अच्छे से उपयोग करने के लिए ये विभिन्नताएं आ रही। जब जरा सोच, ये जो है, ये ग्लूकोज का भी उपयोग कर सकते हैं, माल्टोज का भी उपयोग कर सकते हैं, सुक्रोज का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन क्या ये कर पा रहे थे माल्टोज और सुक्रोज का उपयोग? नहीं सर। तो कुछ ही जीव हैं जिनमें यह विशेषता आई, जो अच्छे से संसाधन का क्या करेंगे? उपयोग कर रहे हैं। ठीक है सर। अब ये विभिन्नताएं जो हैं, इनसे अगली पीढ़ी में भी जारी है, यानी इनसे जो आगे ये विभाजन करेगा, इनसे आगे ऐसे ही बनेंगे, इनसे आगे ऐसे ही बनेंगे। हां सर। जबकि ये जो है, इनसे जो आगे ऐसे बन रहे थे, उनमें ये विशेषता नहीं आ रही थी। जिन थोड़े से जीवों में ये विशेषता आई, ये विशेषता अगली पीढ़ी में जा रही है। ठीक है सर, वंशागत हो रही है। क्या हो रही है? ये विशेषताएं वंशागत हो रही है। अब जिनमें ये विशेषता आई है, उनके अंदर जनन की क्षमता ज्यादा हो जाती है कंपैरेटिव टू देम जिनमें ये विशेषता नहीं आई, यानी ये और तेजी से क्या करेंगे सर? जनन करेंगे। ये तेजी से, अब जरा सोचो, ये तेजी से जनन क्यों कर लेंगे? क्योंकि भैया ये तो सारी चीजों को उपयोग में ले रहे हैं। ये ज्यादा से ज्यादा पोषणीय पदार्थों को उपयोग में लेंगे, ज्यादा एनर्जी आएगी, ज्यादा एनर्जी आएगी तो जल्दी जल्दी से क्या करेंगे सर? विभाजन करेंगे। यानी कंपैरेटिव टू देम, इनके कंपैरिजन में इनमें क्या होएगी? जनन क्षमता क्या होएगी? ज्यादा होएगी। और जनन क्षमता इनमें ज्यादा होएगी तो जरा सोच, क्या ये वाले भूखे मर जाएंगे? ये पोषण ढंग से प्राप्त नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि सारा का सारा तो ये लेते जा रहे हैं। तो धीरे 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 ऐसे वाले क्या हो जाएंगे सर? खत्म हो जाएंगे।
और किनकी संख्या बढ़ती जाएगी? सर, जो इन तीनों का उपयोग करते जा रहे थे इनकी जनसंख्या बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो जरा सोचिए, एक नया जीव स्वरूप तैयार होगा कि नहीं होएगा? जिनमें प्रजनन क्षमता बढ़ गई है उनके अंदर और चेंजेस आएंगे, परिणाम स्वरूप एक नई जाति की क्या होगी? उत्पत्ति होगी। क्या ऐसी जाति, क्या ऐसे जीव पहले मिल रहे थे जो इनका उपयोग कर रहे थे? नहीं सर, अब इनका उपयोग करने वाली नए प्रकार के जीवों क्या हो गए हैं? उत्पन्न हो गए हैं। यह बताया किसने? डार्विन ने। यह चीज बताई किसने? डार्विन ने एक नई चीज बताई कि भैया विभिन्नताएं जो होती है ना, ये छोटी छोटी होती हैं, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी विभिन्नताएं आती हैं। और ये छोटी छोटी विभिन्नताएं जो होती है ना, जीवों में, सभी जीवों में नहीं आती, ये एक जनसंख्या के अंदर थोड़े से जीवों में आती है। और जिन जीवों में आ रही है ना ये विभिन्नताएं, उनको ये कुशल बना रही हैं। उनको ये कैसा बना रही है? कुशल बना रही है कि वो ताकि अच्छे से संसाधनों का उपयोग करे। अब जो संसाधन का अच्छे से उपयोग करेगा, यानी पोषणता, ज्यादा से ज्यादा पोषण लेगा, तो वो ज्यादा से ज्यादा जनन क्षमता भी दिखाएगा। और ये विशेषता अगली पीढ़ी में भी जा रही है। अब अगर अगली पीढ़ी में जा रही है, ज्यादा से ज्यादा जनन क्षमता दिखाएंगी, तो ऐसे जीवों की जनसंख्या बढ़ती जाएगी। और ऐसे जीवों की जनसंख्या अगर बढ़ती जाएगी तो नई जाति की उत्पत्ति के लिए क्या? छोटी छोटी विभिन्नताएं आनी चाहिए। और वो छोटी छोटी विभिन्नताएं अगली पीढ़ी में जानी चाहिए। और ये छोटी छोटी विभिन्नताएं जिसमें जा रही है उसमें जनन क्षमता ज्यादा होनी चाहिए। तभी एक नई जाति की क्या होगी? तभी एक नए जीव की क्या होगी? उत्पत्ति होगी। ये चीज बताई थी किसने? आपके डार्विन ने। डन। अब क्वेश्चन जरा ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, स्टार बनाकर लिख लीजिएगा। ये तो हमारी एनसीईआरटी ने इस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, हमने इसको फ्लो चार्ट में बना लिया है। अब आप मुझे बताइए, अकॉर्डिंग टू डार्विन के अनुसार नए जीव की उत्पत्ति के लिए, नए जीव की उत्पत्ति के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए? पहला, सोचना, क्या विभिन्नताएं, क्या विशेषताएं या विशेषताएं छोटी छोटी होनी चाहिए, बड़े स्तर पर होनी चाहिए? दिमाग लगाइए फटाफट। अकॉर्डिंग टू डार्विन के अनुसार अगर नए जीव की उत्पत्ति करनी है तो विभिन्नताएं या विशेषताएं कैसी होनी चाहिए? बड़े स्तर पर आनी चाहिए या छोटी छोटे स्तर पर आनी चाहिए? छोटी छोटी विभिन्नताएं होनी चाहिए। सर, छोटी छोटी विभिन्नताएं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। कैसी होनी चाहिए? छोटी छोटी होनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी होनी चाहिए, छोटे छोटे स्तर पर होनी चाहिए। दूसरा बिंदु ध्यान से सुनना, डार्विन ने बोला कि ये विशेषताएं जो होती हैं, ये विभिन्नताएं, ये विशेषताएं जो हैं, क्या दिशाहीन है या दिशावान है? सोचना, दिशावान है या दिशाहीन है? सोचो। मैं तुमसे पूछ रहा हूं, क्या ये डायरेक्शनल है या डायरेक्शनलेस है? सोचो, आपको कैसे दिखाई दे रहा है इस एग्जाम्पल में? इस एग्जाम्पल में आपको क्या दिखाई दे रहा है? क्या डार्विन तुमसे नहीं कह रहे कि देखो बांगड़ू, ये जो विभिन्नताएं आई है ना छोटी छोटी, ये सब में नहीं आ रही, कुछ में आ रही है, और जिनमें आ रही है ना उनसे अगली पीढ़ी में भी जा रही है। यानी क्या डायरेक्शन बताई जा रही है? थोड़ा दिमाग लगाओ जागृति शुक्ला जी, थोड़ा बुद्धि का इस्तेमाल करो। मैं डार्विन हूं, मैं तुमसे कह रहा हूं जागृति कि देखो बेटा, छोटी छोटी विभिन्नताएं आती है एक नया जीव स्वरूप तैयार करने के लिए। आपने बोला ठीक है सर, डार्विन ने ऐसा बोला। फिर डार्विन ने यह भी बोला कि ये जो विभिन्नताएं हैं सारे जीवों में नहीं आती, थोड़े से जीवों में आती हैं, और जिन जीवों में आती हैं उनसे अगली पीढ़ी में भी जाती हैं, उनसे अगली पीढ़ी में भी जाती हैं। क्या ये डायरेक्शन बताई जा रही है कि इनमें आई और इनसे अगली पीढ़ी में गई?
तो अकॉर्डिंग टू डार्विन ये विशेषताएं, ये विभिन्नताएं कैसी होती हैं? दिशावान होती हैं, यानी डायरेक्शनल होती हैं। समझ में आया? अरे भाई, तुमसे अगर कोई कहे कि बेटा इस पीढ़ी से अगली पीढ़ी में चीज जाएगी ही जाएगी, तो तुम एक तरीके से डायरेक्शन नहीं बता रहे। जागो बेटा, जागो। ठीक। तीसरा बिंदु, जीव की उत्पत्ति करने के लिए ये विभिन्नताएं जो हैं या ये विशेषताएं जो हैं, क्या ये क्रमिक रूप से आएंगी या अचानक से आएंगी? जरा दिमाग लगाओ। ये विभिन्नताएं, ये विशेषताएं नए जीव की उत्पत्ति करने के लिए क्या ये क्रमिक रूप से आएंगी, यानी ग्रेजुअल आएंगी, या अचानक से आएंगी? क्या हमने यहां पर बात करी कि अचानक से आ रही है? नहीं सर, थोड़ी थोड़ी आई, अगली पीढ़ी में जा रही है, जिसमें क्या बोला उन्होंने? थोड़ी थोड़ी विभिन्नताएं आई हैं। वो थोड़ी थोड़ी विभिन्नताएं थोड़े थोड़े जीवों में आई हैं। वो थोड़े थोड़े जीव जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा संसाधन उपयोग कर रहे हैं। वो थोड़े थोड़े जीव जो है वो अगली पीढ़ी में वंशागत कर रहे हैं। वो अगली पीढ़ी में वंशागत हो रही है, जनन क्षमता बढ़ रही है, फिर जनन क्षमता बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और फिर बाद में नए जीव की उत्पत्ति हो रही है। क्या आपको यहां पर नए जीव की उत्पत्ति अचानक से धड़ाम से होते हुए दिखाई दे रही है या एक क्रमिक रूप से होती हुई दिखाई दे रही है? सर, क्रमिक रूप से होती हुई दिखाई दे रही है। यह बिंदु अपने दिमाग में फिट कर लेना, क्योंकि दोस्त यहां से क्वेश्चन बनता है। ये तीन चीजें जो डार्विन ने गलत बताई थी, याद रखना। ये टोटली गलत बातें बताई गई थी। क्यों सर? क्योंकि क्या डार्विन जो थे, क्या वो ये जानते थे कि विभिन्नता कैसे आती है? सोचो, डार्विन से पूछा गया कि आप बोल रहे हो विभिन्नताएं छोटी छोटी आती है, कैसे आती है? डार्विन ने चुप्पी साध ली। आपने कहा कि भैया ये जो विभिन्नताएं जो होती है अगली पीढ़ी में वंशागत होती है। कैसे होती है? कौन ले जाता है? कैसे लेकर जाता है? कैसे वंशानुगत होती हैं? कैसे इनका इनहेरिटेंस होता है? डार्विन ने चुप्पी साध ली। यानी डार्विन जो है उन्होंने ये चीज तो बता दी, लेकिन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन वो नहीं दे पाए थे। ये हमारी एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है, उन्होंने चुप्पी साध ली थी इन बातों पर। ठीक है, तो डार्विन ने कहा हमका नहीं पता। तो फिर किसका पता? कौन बताएगा क्या सही चीज है? तो अगला हेडिंग आप डालेंगे। सर, अगली हेडिंग कौन सी है? अगली हेडिंग जो है वो है ये, विकास की क्रियाविधि। अगली हेडिंग कौन है? विकास की क्रियाविधि। अब अगली हेडिंग विकास की जो क्रियाविधि है, मैं एक बार पढ़ा देता हूं, फिर उसके बाद एनसीईआरटी रीड आउट कर लेंगे। अगली जो हेडिंग है वो है विकास की क्रियाविधि। आखिर विकास कैसे होएगा वो क्रियाविधि बताई गई है एनसीईआरटी ने। तो विकास की क्रियाविधि की जब हम बात करते हैं तो यहां पर दो वैज्ञानिकों के बारे में बात करना बहुत जरूरी है। सर, कौन से दो वैज्ञानिक? एक मेंडल और एक ह्यूगो डी व्रीज। डार्विन यही तो नहीं बता पा रहे थे कि कैसे वंशानुगत होती है। तो भैया ये चीज तो बाद में चलकर किसने बताई? मेंडल ने बताई। मेंडल ने बताया कि अगर वंशानुगति करानी है, किसी चीज को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में भेजना है, तो कौन रिस्पॉन्सिबल है भैया? कारक रिस्पॉन्सिबल हैं। कौन रिस्पॉन्सिबल है? कारक रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? वंशानुगति के। डार्विन से यही तो पूछा गया। डार्विन से यह पूछा गया कि भैया आप बोल रहे हो थोड़े से जीवों में ये विभिन्नताएं आ रही हैं, ठीक है, कैसे आई विभिन्नता ये तो बताओ। उन्होंने बोला हमको नहीं पता। चलो ठीक है, आपकी ये बात मान लिया, आपको नहीं पता, लेकिन आप ये भी तो बोल रहे हो कि ये विभिन्नता अगली पीढ़ी में जा रही, कैसे जा रही है, कौन लेकर जा रहा है, ये भी नहीं बता पाए। तो ये किसने बताया आगे चलकर? सर, ये मेंडल ने बताया। तो एक तरीके से डार्विन की उन
चीजों पर जिन पर क्वेश्चन मार्क था उसको सही साबित करने के लिए कि सही चीज क्या है, विकास कैसे होएगा, इसकी क्रियाविधि क्या होती है, इसको बताने के लिए क्या मेंडल के कारक के सिद्धांत जो थे या मेंडल ने जो वंशानुगति के सिद्धांत दिए, आनुवांशिकता के जो सिद्धांत दिए, क्या वो यहां पर बात की जाएगी? बिल्कुल बात की जाएगी। जब डार्विन बोल रहा है कि वंशानुगति हो रही है, कैसे हो रही है, कौन लेकर जा रहा है, तो मेंडल ने बताया भैया कारक लेकर जा रहे हैं। ठीक है। दूसरा, सर एक क्वेश्चन का तो आंसर हमको मिल गया कि भैया ये जो विभिन्नताएं हैं ये डायरेक्शनल हैं, एक दिशा में जा रही है, यानी एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जा रही है। ये मेंडल नहीं, ये डार्विन नहीं बता पाए कि अगली पीढ़ी में कैसे जा रही है, कौन लेकर जा रहा है, ये मेंडल के कार्य से पता लग गया। लेकिन अब ये बताइए, क्या ये वास्तव में दिशावान होती है? नहीं। ह्यूगो डी वरीज जिन्होंने काम किया था इवनिंग प्रिमरोज, आपने याद रखना है, और ये चीज अगर आपको याद है तो अच्छी बात है। इवनिंग प्रिमरोज, ये हमने म्यूटेशन थ्योरी में भी बात करी थी। ह्यूगो डी वरीज ने इवनिंग प्रिमरोज पर काम करके उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया, उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन के बारे में बताया। और उनके अनुसार, ध्यान से सुनना, उनके अनुसार, ह्यूगो डी वरीज के अनुसार, उनके अनुसार, स्टार बना लीजिएगा, उनके अनुसार नए जीव की उत्पत्ति के लिए, नए जीव की उत्पत्ति के लिए क्या होना चाहिए? सर उत्परिवर्तन होना चाहिए। कैसा उत्परिवर्तन होना चाहिए, कैसा म्यूटेशन होना चाहिए? बड़े स्तर पर, बड़े स्तर पर अचानक से होने वाला परिवर्तन। डार्विन क्या बोल रहा है कि नए जीव के निर्माण के लिए विभिन्नताएं आनी चाहिए, परिवर्तन आने चाहिए, लेकिन कैसे? छोटे छोटे। लेकिन ह्यूगो डी वरीज क्या कह रहा है कि नए जीव के निर्माण के लिए परिवर्तन आने चाहिए, कैसे? बड़े बड़े, बड़े स्तर पर आने चाहिए। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी है, दोनों चीजें एक दूसरे के अपोजिट, और राइट चीज क्या थी? यही थी, हमारी एनसीईआरटी ने भी बोला है ये राइट चीज थी। आगे एक्सपेरिमेंटेशन करके आगे एविडेंसेस मिले कि भैया अगर नए जीव का निर्माण करना है तो छोटी छोटी विभिन्नताओं से नहीं होएगा, बड़े स्तर पर क्या होना चाहिए? परिवर्तन आना चाहिए। बड़े स्तर पर क्या होना चाहिए? चेंज आना चाहिए। और वो जो बड़े स्तर पर परिवर्तन आएगा जिसको हम म्यूटेशन बोल रहे हैं, या हम इसको क्या बोलते हैं? सॉल्टेशन कहते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? सॉल्टेशन कहते हैं। तो बड़े स्तर पर अचानक से होने वाले परिवर्तन के कारण अगर नए जीव की उत्पत्ति होती है तो इसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्टेशन कहते हैं। याद रखना, सॉल्वेशन नहीं, सॉल्टेशन कहते हैं। भूल मत जाइएगा ये वर्ड, जिससे कई दफा क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्रिया विधि को हम क्या बोलते हैं? सॉल्टेशन कहते हैं। आप यहां पर देखेंगे सॉल्टेशन, विशाल उत्परिवर्तन का बड़ा कदम, यानी बड़ा सा क्या हुआ? उत्परिवर्तन हुआ, एक विशाल उत्परिवर्तन हुआ जिसके कारण नए जीव की उत्पत्ति हो रही है। ऐसे म्यूटेशंस को क्या कहा जाता है सर? सॉल्टेशन कहा जाता है। देखिए म्यूटेशन थोड़े थोड़े छोटे छोटे भी होते हैं, लेकिन अगर नए जीव की उत्पत्ति करनी है, नए जीव की अगर उत्पत्ति करनी है तो बड़े स्तर पर अगर म्यूटेशन होता है तो ऐसे बड़े स्तर पर म्यूटेशन को हम क्या बोलते हैं? सॉल्टेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? सॉल्टेशन कहते हैं। डन, पहला बिंदु। और क्या बताया सर? और क्या बताया सर? ह्यूगो डी वरीज ने और क्या बताया सर? ये जो ह्यूगो डी वरीज हैं, इन्होंने और क्या बताया सर? और कौन सी बात करी सर? दूसरा बिंदु, ये विभिन्नताएं जो हैं ये दिशाहीन होती हैं और यादृच्छिक होती हैं। ये विभिन्नताएं, ये म्यूटेशन, ये उत्परिवर्तन
जो बड़े स्तर पर आ रहे हैं, जो नई जाति की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार हैं, ये कैसे होते हैं? गुरु भूल मत जाना, कई दफा क्वेश्चन पूछा गया है। कैसे होते हैं? यादृच्छिक होते हैं, यानी रैंडम होते हैं। ऐसा नहीं है डार्विन ने बोला बड़ी जीव संख्या में कुछ में आएंगे। क्यों कुछ में आएंगे? किसी में भी आ सकते हैं, किसी में भी आ सकते, थोड़े से में क्यों आ रहे? सब में आ सकते हैं। हो सकता है किसी में भी ना आए, हो सकता है अगली पीढ़ी में ना जाए, हो सकता है अगली पीढ़ी में चले जाए। तो क्या बोला? कैसे होते हैं? यादृच्छिक होते हैं और रैंडम होते हैं और दिशाहीन होते हैं। उन्होंने बोला जरूरी नहीं है अगली पीढ़ी में जाएंगे, हो सकता है खराब उत्परिवर्तन आए, में भी नहीं गए, हो सकता है खराब उत्परिवर्तन आ गए, चले जाए, हो सकता है अच्छे उत्परिवर्तन आए जो एक जीव की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है, हो सकता है अगली पीढ़ी में नहीं गए, नया नहीं बन सकता जीव। तो उन्होंने बोला क्या कि रैंडम होते हैं और डायरेक्शन लेस होते हैं। कैसे होते हैं? रैंडम होते हैं, डायरेक्शन लेस होते हैं। क्या? ये परिवर्तन, ये उत्परिवर्तन, ये विभिन्नताएं, ये म्यूटेशन जो बड़े स्तर पर आती है और एक जीव की उत्पत्ति के लिए होती हैं, जिनको हम सॉल्टेशन बोलते हैं, ये यादृच्छिक होते हैं, दिशाहीन होते हैं। 3 बिंदु याद रख लेना ह्यूगो डी वरीज के। इन पर काम किया, उत्परिवर्तन के बारे में बताया और यह बताया कि अगर नया जीव तैयार करना है तो भैया कंपैरिजन याद रखना। इन्होंने बोला छोटी छोटी विभिन्नता, इन्होंने बोला बहुत बड़ी बड़ी विभिन्नता, बहुत बड़े स्तर पर विभिन्नता। इन्होंने बोला ये विभिन्नताएं जो है दिशावान है, इन्होंने बोला ये कैसी होती है? दिशाहीन होती है, रैंडम होती हैं। इन्होंने बोला ये क्रमिक रूप से होता है, इन्होंने बोला रैंडमली होता है, अचानक से किसी में भी हो सकता है, क्रम में नहीं होता है। ये तीनों चीजें याद रखना, भूल मत जाना। क्या आपको यहां तक जो चीज पढ़ाई गई है, क्या आपको ये सारी चीज क्लियर है? ये जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, क्या ये सारी चीजें समझ में आई हैं या ऊपर से चली गई हैं? क्लियर है बेटा? आज मैंने आपको क्या बोला था कि आज हम कितना पढ़ेंगे? आज हम ये 6.6 पैराग्राफ यानी यहां तक पूरा का पूरा कवर करेंगे। क्या सर हमने कर लिया? हां सर कर लिया पूरा का पूरा। आइए जरा अब एनसीईआरटी कवर कर लेते हैं। जो जो चीजें पढ़ी हैं इनको एक बार एनसीईआरटी से पूरा कवर कर लेते हैं। एक सेकंड रुक जाना। चलिए जी, आइए हमने यहां तक पढ़ लिया था, अब इसके आगे बात करते हैं। यहां पर एनसीईआरटी में आगे क्या लिखा हुआ, अभी हमारे पास टाइम हैगा? हाँ जी बिल्कुल हैगा। सर आप एनसीईआरटी में मिस्टेक बता रहे थे, बिल्कुल बताऊंगा बेटा। यहां पर देखो, यहां तक हम लोगों ने बात कर ली थी। आपका पूरा फोकस अब इसके नीचे वाले पैराग्राफ पर होना चाहिए। ये हम लोगों ने पूरा का पूरा यहां तक देख लिया था, तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए यहां से हटा रहा हूं, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन मैंने अभी अभी आपको बताया था होता है। तो हमारा पूरा फोकस एनसीईआरटी की इन लाइनों पर होना चाहिए। आइए देखिएगा, यह संभव हो सकता है कि थॉमस माल्थस के समष्टि संदर्भ में किए गए कार्यों ने डार्विन को बहुत प्रभावित किया हो। क्वेश्चन बताया था, यही चीज बताई थी। क्या बताया था आपको कि डार्विन जो थे वो एक वैज्ञानिक के कार्यों से बहुत प्रभावित हुए थे। कौन? थॉमस माल्थस, जो किस पर कार्य कर रहे थे? जनसंख्या पर, समष्टि पर कार्य कर रहे थे, पॉपुलेशन पर कार्य कर रहे थे। हाँ जी, ठीक है जी, डन। प्राकृतिक चुनाव कुछ खास प्रेक्षण पर आधारित होता है जो कि तथ्यात्मक होता है। क्या? कि नेचुरल सिलेक्शन जो होता है, प्राकृतिक चुनाव जो होता है वो कुछ खास प्रेक्षण मींस ऑब्जर्वेशन। यही लाइन मैंने बोली थी कि प्राकृतिक चुनाव जो होता है वो जीवों पर किए गए ऑब्जर्वेशन पर आधारित होता है और तथ्यों पर आधारित होता है। ऐसे नहीं हवा में तुक्केबाजी लगा दी, नहीं, हम तथ्यात्मक बोलेंगे। कैसा होता है प्राकृतिक चुनाव? कैसा होता है? तथ्यों पर आधारित होता है। उदाहरण के लिए
प्राकृतिक संसाधन सीमित है, ये हमने बात करी कि प्राकृतिक संसाधन कैसे होते हैं जनाब, सीमित होते हैं। मौसमी उतार चढ़ावों को छोड़कर जीव संख्या स्थिर रहती है। ठीक है, कोई बहुत बड़ा बदलाव ना आए। तो अब जैसे मैं आपसे बोलूं प्राकृतिक संसाधन सीमित है, आपने बोला हां सर सीमित है इंडिया में, है ना। कोई बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा अगर नहीं आती है तो जीवों की जनसंख्या स्थिर रहे, स्टेबल है। जैसे हमने बोला बिहार में बाढ़ आ गई तो हो सकता है कई मनुष्य जो है उसके प्रकोप में खत्म हो जाए, तो उसके कारण स्थिरता थोड़ी कम हो जाएगी। लेकिन यहां पर एनसीईआरटी बोल रही ठीक है, किसी मौसमी उतार चढ़ाव को साइड में रखकर अगर हम बोलें कि कोई मौसमी उतार चढ़ाव नहीं आया, कोई प्राकृतिक आपदा अगर नहीं आई है, तो हम बोलेंगे जीव संख्या कैसी है, स्थिर है। ओके सर। एक जीव संख्या के सदस्य विशिष्टताओं में भिन्न होते हैं। अब जरा ध्यान से सुनना, इस लाइन का मीनिंग समझना। आप मुझे बताइएगा मनुष्य की समष्टि, समष्टि का मतलब क्या होता है, पॉपुलेशन। मनुष्य की जो समष्टि है उस समष्टि में जो इंडिविजुअल हैं, वर्ड पर फोकस करना, एक है समष्टि और एक है व्यष्टि। समष्टि मतलब जनसंख्या यानी पॉपुलेशन, और व्यष्टि मीन्स इंडिविजुअल, एक जीव। मैंने बोला मैं ह्यूमन हूं, यानी ह्यूमंस की जनसंख्या में मैं एक इंडिविजुअल जीव हूं। ठीक है, अब जरा यहां से यहां तक की लाइन पढ़ना, यहां से लेकर यहां तक की। एक जीव संख्या यानी जनसंख्या के सदस्य में विशेषताओं में भिन्नता होती है। क्या आप में मेरे में भिन्नता है? हां जी बिल्कुल है। यानी एक जनसंख्या में जो जीव हैं उनमें क्या होती है सर, विभिन्नताएं होती हैं। ठीक है जी। दो समष्टि एक जैसी नहीं होती। अब आप खुद जरा सोचिए, यहां पर समष्टि आना चाहिए कि व्यष्टि आना चाहिए, पॉपुलेशन आना चाहिए कि इंडिविजुअल आना चाहिए? थोड़ा लॉजिक के साथ में सोचना, आपको आंसर मिल जाएगा। सोचो, यहां से यहां तक की लाइन पढ़ो कि एक जीव संख्या यानी जनसंख्या, जीव संख्या मीन्स जीवों की संख्या यानी जनसंख्या के सदस्य आपस में भिन्न भिन्न होते हैं। हां सर, आपस में भिन्न भिन्न होते हैं, यानी मैं तुमसे अलग हूं, तुम मुझसे अलग हो, है ना। बॉबी कुमार, अर्शन, दीपिका पांडे, मिस शालिनी, अंजलि राय, ये एक दूसरे से अलग अलग है। हां सर, विभिन्नता दर्शा रहे। हां सर, यानी दो इंडिविजुअल एक जैसे नहीं है, दो व्यष्टियां एक जैसी नहीं है। यहां पर लिख दिया दो समष्टियां एक जैसी नहीं है। दो समष्टियां नहीं, दो व्यष्टियां एक जैसी नहीं है। और अगर आपको लगता है कि सर नई समष्टियां होएगा, आप जरा इंग्लिश मीडियम की एनसीईआरटी देख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम की एनसीईआरटी में बेटा यहां पर इंडिविजुअल लिखा हुआ है, तो क्या बोला था, ये देखो, ये पढ़ना यहां से। फॉर एन एग्जाम्पल, नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, यानी प्राकृतिक स्रोत जो है वो सीमित है। पॉपुलेशन आर स्टेबल इन साइज, पॉपुलेशन जो है, जनसंख्या जो है, जीवों की संख्या जो है वो स्टेबल रहती है। हां, कोई सीजनल फ्लक्चुएशन ना आ जाए, कोई प्राकृतिक आपदा ना आ जाए तो स्टेबल रहती है। ओके जी। मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन, यानी एक जनसंख्या के जो मेंबर्स होते हैं उनमें डिफरेंस होता है, किसमें, वेरी इन कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी उनके जो कैरेक्टर जो होते हैं उनमें क्या आती है, विभिन्नताएं आती है। इनफैक्ट नो टू इंडिविजुअल्स आर अलाइक, यानी दो जो व्यष्टि हैं, दो जो इंडिविजुअल जो हैं वो एक जैसे नहीं होते। अलाइक का मतलब एक जैसे नहीं होते। डन मेरे भाई, क्लियर है। तो यहां पर थी एक छोटी सी गड़बड़ी जो पढ़ने पर पता लगती है। क्लियर है, डन। तो यहां पर व्यष्टि कर लीजिएगा समष्टि की जगह। चलें आगे आगे। यद्यपि ऊपर तौर पर, एक सेकंड, हाँ जी, यद्यपि ऊपरी तौर पर वे एक जैसे दिखते हैं। अब आप मुझे बताइए, क्या आपके दो आंख मेरी दो आंख, आपके नाक में दो छेद मेरे नाक में दो छेद, आपके दो कान मेरे दो कान। अब देखिए, हम बाहरी रूप से अगर देखें तो एक पॉपुलेशन के दो इंडिविजुअल
एक पॉपुलेशन के दो इंडिविजुअल जो है वो डिफरेंसेस तो रखते हैं, लेकिन ऊपरी तौर पर उनमें समानता भी तो है। जरा सोचिए, दिमाग लगाइए, आप ह्यूमन हैं, मैं ह्यूमन है, यानी हमारे बाहरी कुछ कैरेक्टर सेम है, हां सर, लेकिन फिर भी हम में विभिन्नता है, हां सर। तो इतनी सी बात को समझाने के लिए पता नहीं क्या ऊपर नीचे क्या लिख रही थी एनसीईआरटी। सिंपल, अरे भैया एक पॉपुलेशन के अंदर बहुत सारे जीव हैं। अब ये जो एक पॉपुलेशन के अंदर, जैसे एक मनुष्य की पॉपुलेशन है, उसमें बहुत सारे मनुष्य हैं, आपस में क्या दिखाते हैं, विभिन्नता दिखाते हैं, लेकिन फिर भी बाहरी स्तर पर कुछ समानताएं हैं कि नहीं है? हां सर, समानताएं हैं। अधिकतर विविधताएं वंशागत होती है, ज्यादातर ये जो विभिन्नताएं जो होती हैं, जो हमारे अंदर, आपके अंदर, हम सबके अंदर जो ये विभिन्नताएं अगली पीढ़ी में जा रही हैं, हां सर। वास्तविकता यह है कि सैद्धांतिक रूप से अगर हम एक सिद्धांत के रूप में माने, थ्योरिटिकली अगर सोचे, जस्ट एज्यूम करें कि जीव संख्या विस्फोटक रूप से बढ़ सकती है, जीव संख्या विस्फोटक रूप से बढ़ सकती है। कैसे? थ्योरिटिकली अगर सोचे। कब? यदि हर एक स्वतंत्र जीव अधिकतम प्रजनन करे। अगर हर एक इंडिविजुअल मैक्सिमम अगर प्रजनन करे तो जीव संख्या आतंकी रूप से बढ़ेगी, चरघातंकी रूप से बढ़ेगी, विस्फोटक रूप से बढ़ेगी, यानी हम इमेजिन भी नहीं कर सकते इतनी तेजी से बढ़ेगी। हां सर, बढ़ेगी, लेकिन क्या ये वास्तविकता में होता है? सोचो, हम दो, हमारे दो, अब हमारे दो आगे चलकर 4 करें, फिर उनके 4 आगे चलकर 8 करें, फिर उनके 8 आगे चलकर 16 बच्चे पैदा करें, फिर उनके 16 बच्चे आगे चलकर 32 बच्चे पैदा करें, फिर उनके 32 बच्चे आगे चलकर 64 बच्चे पैदा करें, तभी तो ये कंडीशन होएगी कि नहीं होएगी। लेकिन हम दो, या तो हमारे दो, या हम दो हमारा 1, ऐसा तो नहीं होता हम दो हमारे 25, नहीं ना। अगर ऐसा होता तो ऑब्वियस ही बात है, मनुष्य की जनसंख्या भी कैसे बढ़ती? विस्फोटक रूप से बढ़ती। हालांकि भारत में विस्फोटक रूप से बढ़ी हुई है, कई है जो हम दो, हम हमारे 2 से संतुष्ट नहीं होते हैं कि हमको 10-12 चाहिए। चलिए जी, तो यहां तक की लाइन समझ में आ गई। यदि हर स्वतंत्र जीव अधिकतम प्रजनन करे तो सीधी सी बात है, क्या होगी? जनसंख्या विस्फोटक रूप से बढ़ेगी। और ये देखा जाता है किसमें? सर, ये बैक्टीरिया की जनसंख्या में देखा जा सकता है। अगर बैक्टीरिया को पोषण दोगे तो सीधी सी बात है बहुत तेजी से वृद्धि करेगा। लेकिन बात तो वही आ रही है ना, ये तो हमने पोषण दिया। क्या पोषण सीमित, क्या पोषण असीमित है? नहीं सर, पोषण संसाधन तो सीमित है। तो वास्तविकता क्या है? तथ्य यह है, वास्तविकता यह है कि जीव संख्या का आकार सीमित होता है। यानी पहले तो एक सिद्धांत के रूप में बताया, यानी जस्ट इमेजिन करो, थ्योरिटिकली सोचो, अगर जीव ज्यादा से ज्यादा प्रजनन करेंगे तो विस्फोटक रूप से जनसंख्या बढ़ेगी। ये सर बैक्टीरिया के केस में देखा जाता है। कब देखा जाता है? अगर उनको पोषण मिलेगा। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होता है? नहीं सर, जीव संख्या का आकार कैसा होता है? सीमित होता है। मतलब कि संसाधन के लिए क्या होती है गुरु? प्रतियोगिता होती है। संसाधन के लिए क्या होती है बेटा? प्रतियोगिता होती है। याद रखना, संसाधन के लिए क्या होती है? कंपटीशन होता है। केवल कुछ ही दूसरों की कीमत पर उत्तर जीवित रह पाते हैं। यानी 2 जाति हैं, एक ए और एक बी। अगर बी ने कंपटीशन नहीं लड़ा तो इस बी के कारण ए जो है वो क्या हो जाएगा? जीवित रह जाएगा। यानी कुछ ही दूसरों की कीमत पर जीवित रह पाती हैं और वह स्वयं नहीं फूल पाती हैं, उन्नति नहीं कर पाती है। जो स्वयं फल फूलेंगी नहीं, जो कंपटीशन नहीं लड़ेंगी, सीधी सी बात है खत्म हो जाएंगी। जो कंपटीशन लड़ेंगी वो उत्तर जीवित रह जाएंगी। खत्म मेरे भाई। डार्विन की नूतनता और वैचारिक प्रगल्भता, अंतर्विचार यह था। सर ये क्या वर्ड लिख दिए? डार्विन ने जो नई चीज बताई, डार्विन ने जो नूतन चीज बताई, डार्विन ने जो ब्रिलियंट चीज बताई। ये जो वर्ड है इसका नाम है, इसका इंग्लिश में बोलते हैं ब्रिलियंट चीज, तगड़ी चीज जो बताई। वो क्या बताई? उन्होंने दावा किया कि विविधताएं जो कि वंशागत होती है, यानी जो हमने फ्लो चार्ट बनाया था वो इस लाइन से आ रहा है। डार्विन ने बताया जो विविधताएं जो वंशागत होती है वो केवल कुछ एक के लिए संसाधनों की उपयोगिता को बेहतर बनाती है। क्या? कि जो विविधताएं जो हैं, जो परिवर्तन जो हैं, जो क्या हो रहे हैं, अगली पीढ़ी में जा रहे हैं, वंशागत हो रहे हैं, वो केवल कुछ में ही आ रहे हैं। और जिनमें आ रहे हैं उनको क्या कर रहे हैं? संसाधन को ज्यादा अच्छे, ज्यादा बेहतर तरीके से उपयोगी करने के लिए उनको बेहतर बना रहे हैं। ठीक है, केवल उन्हें ही योग्य बनाती है, केवल वही योग्य बनेंगे और प्रजनन करेंगे।
अधिक से अधिक संततियां छोड़ जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा संततियां उत्पन्न करेंगे। इस प्रकार से एक समय अवधि में, एक डेफिनेट टाइम में, बहुत सारी पीढ़ियों के बाद उत्तरजीवी यानी वो जिसके अंदर प्रजनन क्षमता ज्यादा है, जिसमें विभिन्नताएं आई है, वो अधिक से अधिक संतति छोड़ जाएंगे और जीव संख्या की विशिष्टता में बदलाव आ जाएगा। वो हमने एक एग्जाम्पल देखा था माल्टोज, सुक्रोज और ग्लूकोज वाला, कि नए जीव आ जाएंगे, विशेषताएं उनमें आ जाएगी, वो जो जीव संख्या उसमें बदलाव हो जाएगा और इस तरीके से पैदा होने वाले नए स्वरूप क्या हो जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे। डन। लेकिन क्या यह बात सही थी? हम जानते हैं विकास की असली क्रियाविधि कौन बताएंगे, जिसमें मेंडल का भी स्टेटमेंट्स आएंगे और ह्यूगो डी व्रीज के भी स्टेटमेंट्स आएंगे। यहां से क्वेश्चन आता है, याद रखना इंपॉर्टेंट है, विविधता का उद्गम क्या है, विविधता कैसे आती है, उद्गम का मतलब कैसे उत्पन्न होती है, और प्रजाति की उत्पत्ति कैसे होती है। भाई ये वेरिएशन कैसे आए और नई जाति कैसे बनी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा, आगे बता रहा है। यद्यपि मेंडल ने इसे वंशानुक्रमी कारकों के विषय में बताया। मेंडल ने बताया कि भैया कुछ कारक हैं जो अगली पीढ़ी में जाते हैं, जो अगली पीढ़ी में जाकर लक्षण उत्पन्न करते, फिनोटाइप उत्पन्न करते, यानी फिनोटाइप को प्रभावित करते हैं। यानी फिनोटाइप जो है उसमें चेंज अगर लाना है तो लाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? सर, कारक रिस्पॉन्सिबल है। ये मेंडल ने बताया, जो डार्विन ने नहीं बताया था। डार्विन ने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया, डार्विन ने इस तरफ ध्यान कि कैसे जा रहे हैं, कौन लेकर जा रहा है, ये मेंडल ने बताया। और इस विषय में चुप्पी ही साधी। डार्विन ने बोला हमको नहीं पता। 20वीं सदी के प्रथम दशक में, कौन सा? 20वीं सदी के प्रथम दशक में। अब आप मुझे बताएंगे 20वीं सदी मींस 1901 से 1910 तक, क्या ये 20वीं सदी का प्रथम दशक होगा कि नहीं होगा? सोचो, इतनी सी बात समझ में आई। 20वीं सदी 1900 से लेकर 2000 तक जो सदी चल रही है वो कौन सी है? 20वीं सदी। और उसका प्रथम दशक यानी पहले 10 साल जो होंगे वो इस रेंज में होंगे। हां सर। तो इस टाइम पर कौन? सर, ह्यूगो डी व्रीज, जिसने इवनिंग प्रिमरोज पर क्या किया था? कार्य करके म्यूटेशन, उत्परिवर्तन के विचार को आगे बढ़ाया। यानी ह्यूगो डी व्रीज ने किसके बारे में बताया? म्यूटेशन के बारे में बताया। मैं एक लाइन लिखना भूल गया था, प्लीज आप नोट्स में लिख लीजिएगा ये वाली। 20वीं सदी के प्रथम दशक में ह्यूगो डी व्रीज जो है उन्होंने कब ये चीजें बताई थी? 20वीं सदी के प्रथम दशक में। यहां पर 20वीं सदी के जो प्रथम दशक है उसमें उन्होंने इवनिंग प्रिमरोज पर काम किया और उत्परिवर्तन के बारे में बताया। ठीक है जी। अब बालक कह रहे सर 21वीं सदी है। सर तो क्या ये अब 21वीं सदी चल रही है? हाँ बेटा रिया, हम कौन सी सदी में जी रहे हैं? 21वीं सदी में जी रहे हैं। म्यूटेशन का अर्थ है जीव संख्या में सहसा आने वाला बड़े बड़े परिवर्तन। सर ये सहसा का मतलब क्या होता है? सहसा मीन्स अचानक। याद रखना, ये वर्ड कई बार बच्चों को कंफ्यूज कर देता है। सहसा मीन्स अचानक, अचानक से आने वाला। क्या म्यूटेशन क्या है? एक जीव संख्या में, एक जनसंख्या में अचानक से आने वाले बड़े बड़े परिवर्तन। इनका मत था, ये ऐसा मानते थे ह्यूगो डी व्रीज, कि बड़े से उत्परिवर्तन ही विकास के कारण है, ना कि छोटी छोटी विविधताएं जिन पर डार्विन ने बल दिया था। लो जी, आ गया समझ में? डार्विन ने बोला नए जीव उत्पन्न करना तो छोटी छोटी विभिन्नता, लेकिन ह्यूगो डी व्रीज ने बोला ना 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 ना, ऐसा नहीं होएगा। अगर नए जीव की उत्पत्ति करनी है, विकास करना है, नए जीव को उत्पन्न करना है, तो उनका यह मत था कि उत्परिवर्तन होना चाहिए, यानी बड़े बड़े बदलाव होने चाहिए, बड़े लेवल पर बदलाव होने चाहिए, तभी एक नए जीव की क्या होएगी? उत्पत्ति होएगी। उत्परिवर्तन यादृच्छिक होते हैं, रैंडम होते हैं, अचानक से किसी में भी हो सकते हैं। चेहरा देखकर नहीं आएंगे, अच्छा ये गोरा है इसके अंदर म्यूटेशन आएगा, अच्छा ये बड़ा है इसके अंदर म्यूटेशन आएगा, किसी में भी आ सकते हैं। और दिशाहीन होते हैं, जरूरी नहीं है कि अगली पीढ़ी में जाएगा ही जाएगा, हो सकता है ना जाए, हो सकता है चला जाए। तो कैसे होते हैं? दिशाहीन होते हैं, यादृच्छिक होते हैं। ये वर्ड मत भूल जाना, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है नीट में। जबकि डार्विन ने क्या बोला था? डार्विन ने बोला था कि विविधताएं जो होती है वो कैसी होती है? छोटी छोटी होती है और दिशावान होती है।
आ गई बात। 3 बिंदुओं में से डार्विन की 2 बातें आ गई, छोटी छोटी होती है, दिशावान होती है, और डार्विन के लिए विकास एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है। क्या ये तीनों चीजें मैंने एक साथ लिखी थी? छोटी छोटी होती है विभिन्नताएं, कैसी होती है अगली पीढ़ी में जाने के लिए, कैसी होती है दिशावान होती है, और विकास जो होता है वो कैसा होता है, क्रमिक होता है। ये याद रखना, ये एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है। जबकि ह्यूगो डी वरीज के अनुसार कैसा था कि सर उत्परिवर्तन ही प्रजाति की उत्पत्ति का कारण है। अगर एक नई प्रजाति उत्पन्न करनी, एक नया जीव उत्पन्न करना है तो रिस्पॉन्सिबल कौन होता है भैया? उत्परिवर्तन होता है। और ये उत्परिवर्तन जो बड़े स्तर पर आते हैं, जिनसे एक नई जाति की उत्पत्ति होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्टेशन कहते हैं। डन। समष्टि आनुवांशिकी में किए गए बाद के अध्ययनों से यह स्पष्ट हो गया, यानी बाद में जब हम लोगों ने जनसंख्या पर अध्ययन किया तो हमें यह स्पष्ट हो गया कि ह्यूगो डी वरीज ने जो बातें कही हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं, डार्विन ने जो बातें की गई थी वो बिल्कुल इनकरेक्ट थी। ये बाद के अध्ययनों से स्पष्ट हो गया। ये था हमारा टॉपिक जो हमें आज पढ़ना था, और मैंने यही बोला था कि आज ये दोनों चीज, जैव विकास और ये विकास की क्रियाविधि, ये पूरा कंप्लीट करेंगे, और हमने कर लिया है। कल के लेक्चर में हम आगे पढ़ेंगे हार्डी विनबर्ग सिद्धांत। कल हम हार्डी विनबर्ग सिद्धांत पढ़ेंगे। ध्यान से सुन लेना, ये हार्डी विनबर्ग सिद्धांत पढ़ने के बाद में, यहां तक पढ़ने के बाद में, ये डायग्राम पढ़ने के बाद में, परसों के लेक्चर में हम इस चैप्टर को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर देंगे। हां जी, बताइए मेरे भाई, क्या आज का लेक्चर पूरा समझ में आ गया? एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन हो गई? हो गई एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन? कलेजे को ठंडक पहुंच गई भाई? पूरा क्लियर? मजा आ गया? आज शाम को क्लास नहीं होएगी, मैंने बता दिया था। शाम को 3 बजे से जो क्लास होती है मेरी वो नहीं होएगी, कल उसी टाइम पर होएगी, 3 बजे से क्लास होएगी। आप कौन से जिले से हैं? अलवर से हूं बेटा मैं। अलवर किससे हूं मैं? मैं जिस जगह से, उसका नाम है अलवर, जिसमें, जिस जिले में शब्द आता है लवर, जिसमें शब्द आता है लव, जिसमें शब्द आता है वर, यानी मैं एक वर हूं जो बस। सर जयपुर आओ कभी। बेटा मैं 15 साल जयपुर ही रहा हूं। सर विकास धीरे धीरे होता है। हां बेटा, विकास धीरे धीरे होता है, लेकिन एक नई जाति की उत्पत्ति के लिए अचानक से बदलाव करना पड़ता है। हाँ जी सर, एक्सपोनेंशियल का मतलब फास्ट होएगा? यस। एक्सपोनेंशियल को हिंदी में क्या बोलते हैं? विस्फोटक। अचानक बड़े स्तर पर बोलते हैं विस्फोट हो गया, यानी बहुत भयंकर जो चीज जो होगी उसके लिए हम क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल, यानी विस्फोटक, यानी बड़ी चीज, तगड़ा। सर इसके बाद कौन सा चैप्टर? जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी। चलो डन। चले कल मिलते हैं बेटा, 2 दिन में इस चैप्टर को समाप्त करेंगे, फिर बायोटेक्नोलॉजी स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं। बता दिया मैंने जाफरी, आपको बार बार स्पैम ना करो, मैंने बोल दिया है आपको, ठीक है? चलो जी, मिलते हैं कल इसी टाइम पर, नहीं इस टाइम पर नहीं, 3 बजे मिलेंगे। बाय बाय बच्चों, टेक केयर, पढ़ते रहो, ठीक है? और टेस्ट जो है संडे को होएगा, एक ही चैप्टर आएगा, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वंशागति का आणविक आधार, वो भी अच्छे से पढ़ना है। बाय।